नमस्कार दोस्तों, मैं अमित स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस एल्गार पीवाई पे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी पीसीएस प्री 2025 के लिए काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि हम लोग अपने चैनल पे घटना चक्र की जो प्रयास वाली प्रैक्टिस सेट आई थी 5 उसको देख रहे थे। तो इसके 4 टेस्ट कंप्लीट हो गए। आज हम लोग इसका आखिरी टेस्ट जो बचने वाला है उसको कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोग 4 टेस्ट जो हो गया उसको नहीं देखें तो प्लीज़ उसको ज़रूर देख लीजिए। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिया गया है, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट है। चलिए आज का जो टेस्ट है इसको हम लोग शुरू कर लेते हैं। टेस्ट शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ये 5वां टेस्ट है। चलिए आइए जो इसका पहला प्रश्न उसको हम लोग देख लेते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिया गया है यहाँ पर। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि यदि आप रोमन व्यापार के साथ जुड़े एक तट के किसी प्राचीन बंदरगाह पर खड़े हैं और मानसून पवनों का लाभ उठाना चाहते हैं तो सबसे उपयुक्त आपका जो ट्रेड है, मार्ग व्यापार है, वो कौन सा रहेगा? तो सबसे पहले आप मुजरिस आएंगे, फिर उसके बाद आप अरब सागर में आ जाएंगे, जिसे लाल सागर होके अरब सागर में आ जाएंगे। फिर उसके बाद दक्षिण पश्चिम मानसून आपको खुद यहाँ से उठा करके लगभग भारत के व्यापार तक पहुँचा देता है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून के सहारे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा व्यापार होता था, ठीक है। इससे एनर्जी वगैरह बच जाती थी, तो ये इसका सही आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थल पर सबसे प्राचीन धान के अवशेष मिले हैं? तो धान के अवशेष जो है आपका सबसे प्राचीन तो चिरांद ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा, और ये बिहार में अवस्थित है, ठीक है, बिहार में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक ने जो चोल हैं, पांड्य और ताम्रपाणी तथा धम्म जो स्मारक वगैरह हैं वहाँ से दूत भेजकर धम्म और विजय का विस्तार किया था? तो देखिए 13वें शिलालेख से ये पता चलता है कि अशोक ने जो चोल हैं, पांड्य है और ताम्रपर्णी तक अपने साम्राज्य को विस्तारित किया था। और यहाँ पर साम्राज्य को विस्तृत तो छोड़िए, यहाँ पर अगर देखा जाए तो दूत भेज करके इसने धर्म विजय की जो है कि विस्तार किया था, ठीक है, यानी कि यहाँ तक प्रचार अपना किया था, ठीक। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा 13वें शिलालेख में। चलिए अगला जो प्रश्न उसको देख लेते हैं। कह रहा है कि यदि आपके प्राचीन भारतीय इतिहास की एक टाइम मशीन मिल जाए तो आप गुप्त काल के समय में पहुंच जाएं और निम्नलिखित में से किस विशेषता का आप अनुभव करेंगे? तो गुप्त काल में देखा जाए तो सबसे अधिक व्यापार पर फोकस किया जाता था और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वगैरह भी बहुत ज़्यादा तेज होता था, तो हम लोग व्यापार का अनुभव कर पाएंगे, ठीक है। यानी कि वाणिज्य उसमें बहुत तेज विस्तृत हो रहे थे, बहुत तेज इनका विकास हो रहा था, तो वाणिज्य और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विस्तार यहाँ पर देखने को मिलेगा गुप्त काल में, ठीक है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सप्तमुखी और यहाँ पे चौरमुखी पंचतीर्थी ये जो प्रतिमाएं हैं ये किससे संबंधित है? तो ये आपका देखा जाए तो जैन धर्म से संबंधित है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि पूर्व मध्यकाल उत्तर प्रदेश के यहाँ पर क्षेत्र दिया गया और वर्तमान स्थिति उसके शहर के बारे में दिया गया है, ठीक है। तो जो कोइल है इसको अलीगढ़ को मतलब अलीगढ़ को कोइल या फिर कोल बोला जाता था, ठीक है, उसके पुराने नाम है ये सब। महोत्सव नगर ये आपका महोबा को बोला जाता था। महोदय श्री सभी लोगों को पता है कन्नौज जो इत्र के लिए फेमस है। जोजाक भुक्ति जो है ये आपका देखा जाए तो ये गलत हो जाएगा, ये कौशंबी को नहीं बोला जाता था। जोजाक भुक्ति जो है ये एरिया था आपका बुंदेलखंड का, ठीक है, बुंदेलखंड का ये एरिया होता था जोजाक भुक्ति। और जो कौशंबी है ये वत्स इसकी राजधानी हुआ करती थी, तो यही गलत हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा, ये गलत ही पूछ रहा था, ठीक है। चलिए इसमें गलत आपका डी हो गया। और आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न कह रहा है कि भारतीय सूफी परंपरा में शेख मुजिद्दीन अल्पसानी जिसको शेख अहमद सरहिंदी के नाम से जाना जाता है, अब सुने होंगे आप शेख अहमद सरहिंदी, नाम पढ़े होंगे इतिहास में, ठीक है। तो इनके बारे में बता रहा है कि इनकी भूमिका समझानी हो तो इनमें से कौन सा पहलू सबसे सटीक बैठेगा? तो देखिए ये नक्शबंदी सिलसिला से जुड़े थे और इस्लाम पर ये काफ़ी ज़्यादा जोर देते थे, ठीक है। तो सही ऑप्शन यहाँ पर आपका बी बन जाएगा, ठीक है। ये नक्शबंदी सिलसिला से जुड़े हुए थे शेख अहमद सरहिंदी, और देखा जाए तो शुद्ध इस्लाम पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बल दिया था, ठीक, ध्यान रखेंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न उसको देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं ताकि साफ दीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि मुगल सम्राट अकबर के बारे में 4 कथन दिए गए और आप सही बताना है, ठीक है। पहला कह रहा है कि तानसेन जो है रामतनु पांडे को मुगल सम्राट अकबर के द्वारा पदवी दी गई थी, तो ये गलत हो जाएगा। अकबर के द्वारा इनको ये उपाधि नहीं दी गई थी तानसेन, क्योंकि
तानसेन किसी और के दरबार में पहले रहते थे, बाद में संगीत सुनने के बाद अकबर इनको अपने यहाँ बुलाया था, तो तब से इनका नाम तानसेन ही था। ठीक है, ओरिजिनल नाम नाम रामतनु पांडे था। ठीक, ध्यान रखेंगे, अकबर ने उपाधि नहीं दी थी, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि अकबर का विवाह राजा मान सिंह की बहन नहीं रिया इनकी पुत्री के साथ हुआ था, तो दूसरा वाला भी कथन गलत हो जाएगा। अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक हुआ करते थे, मतलब आईने अकबरी के लेखक थे। ठीक है, चलिए ये सही हो जाएगा, ये सही है। राजा टोडरमल अकबर की सेना के प्रधान सेनापति थे, नहीं भैया ये गलत हो जाएगा। जो टोडरमल थे, ये आपका देखा जाए तो टोडरमल व्यवस्था लाते हैं अकबर के समय में, जिसको आप लोग आईने दहसाला के नाम से जाना जाता होगा, नाम सुने होंगे आईने दहसाला, ये इन्हीं की पद्धति थी, टोडरमल लाए थे। ठीक है, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब इसमें सही बताना है तो केवल 3 सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, इसको ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न कह रहा है कि 1526 में जो पानीपत की लड़ाई हुई थी, इब्राहिम लोदी, देखा जाए तो इब्राहिम लोदी विजय हो जाता तो अच्छा ठीक है। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि 1526 की जो लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, तो इसमें इब्राहिम लोदी अगर विजयी हो जाता तो तत्कालीन जो भारत का राजनीतिक परिदृश्य देखने को मिल रहा है वो किस प्रकार का होता। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो बाबर वैसे हार जाता तो वापस चला जाता, या फिर उसकी मृत्यु हो जाती, तो यहाँ पर मुगल जो आपका दिल्ली सल्तनत है उसका निर्माण ही नहीं होता, यानी कि दिल्ली सल्तनत का वंश ही नहीं बढ़ता। ठीक है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका ए, यहाँ पर सही आंसर बन जाएगा। दिल्ली सल्तनत का वंशानुगत पतन रुक जाता, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य से कोई मतलब नहीं है, पुर्तगाली का भारत में बाद में यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहले ही प्रवेश हो चुका था, 1498 में पुर्तगाली लगभग आ गए थे, तो ये सारी चीज़ें नहीं होती। ए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न कह रहा है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी के द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसको 1886 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय कर दिया गया था। तो इनकी पार्टी का नाम यहाँ पर अगर देखा जाए तो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस था। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। वो 1885 का कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था बम्बई में, तब उस समय सुरेंद्रनाथ बनर्जी वहाँ पर उपस्थित नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि इसी का जो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस है ना, इसका अधिवेशन 85 में बंगाल में हो रहा था। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ये उपलब्ध नहीं थे, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न उसको देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है। कह रहा है 1773 का जो रेगुलर प्रश्न क्या है, प्रश्न कह रहा है कि औपनिवेशिक भारत में हुए जो संवैधानिक विकास है उसके संदर्भ में कुछ कथन यहाँ पर दिए गए हैं, सही कथन बताना है। ठीक है, तो भारत में जो संविधान विकास हुआ था उसके बारे में प्रश्न है, पढ़ लेते हैं। पहला कह रहा है कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है, क्योंकि भारतीय संविधान का विकास अगर हम लोग देखें तो अभी भी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना है, सभी लोग पता है सुप्रीम कोर्ट है। तो सबसे पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, पहला वाला सही है। दूसरा कह रहा है कि पिट्स इंडिया 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था उसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था, चलिए ये भी सही है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा देख लेते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है कि 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था उसके माध्यम से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, जो बंगाल का उस समय गवर्नर जनरल था, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, गवर्नर ही नहीं गवर्नर जनरल था, ठीक है, उसको गवर्नर जनरल ऑफ मतलब बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था 1833 के एक्ट से, तो ये भी सही हो जाएगा। उसमें वेंटिक था, इसको आपका देखा जाए तो भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, क्योंकि कलकत्ता, मद्रास और जो बंगाल की जो प्रेसिडेंसी है ये इसके अंतर्गत कर दी गई थी, तो ये पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया था। ठीक है, तीसरा वाला ऑप्शन सही है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर क्या कह रहा है कि 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा पहली बार विधायिका में भारतीय प्रतिनिधियों को नामित किया गया था, तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें सही अगर हम लोग देखें तो 1, 2, 3 यहाँ पर सही आंसर आपका ए बन जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ये आपका यहाँ पर सही है, चौथा गलत है। और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1857 की क्रांति को यदि आप फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता के लिए पहला संघर्ष मानते हैं तो इनमें से कौन सा निष्कर्ष सबसे कम संगत है। ठीक है, तो सबसे कम संगत वाला बताना है। ठीक, पहला यहाँ पे कह रहा है कि इसमें जाति, धर्म और क्षेत्रीय सीमाओं से ऊपर उठ कर के लोगों ने भाग लिया था। ठीक है, पहला वाला सही है। दूसरा कह रहा है इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। हाँ, क्योंकि 1858 का जो एक्ट आया था उससे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होकर के जो शासन है वो देखा जाए तो ब्रिटिश प्रमुख के हाथ में चला जाता है, कहने का मतलब कि वायसराय का जो पद है वो बन जाता है, तो दूसरा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि यह पूर्णतः राष्ट्रवादी चेतना से प्रेरित था, तो ये गलत हो जाएगा, ये पूरी तरीके से राष्ट्रवादी चेतना से देखा जाए तो प्रेरित नहीं था। इसमें लोग देखा जाए तो अपने को ज़्यादा ध्यान में रख करके, मतलब लोग अपने प्रति ज़्यादा ध्यान में रख करके उनका नुकसान ना हो उसके हिसाब से 1857 की क्रांति ने लोग मतलब 1857 की क्रांति की गई थी। ठीक है, यहाँ पे राष्ट्रवादी चेतना का कोई भी
चीज़ें देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। बाकी लगभग ये उत्तर भारत के पूरे क्षेत्र में फैला था, कहीं-कहीं दक्षिण भारत में था, लेकिन पूरी राष्ट्रवादी चेतना नहीं थी, तो तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। चौथा कह रहा है कि सैनिकों के असंतोष और स्थानीय शासकों के हित इससे जुड़े थे। हाँ, ये तो सही है। इसमें क्या पूछा था, कौन सबसे कम असंगत है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका सी बन जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ लेते हैं। अगला यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है, अगस्त प्रस्ताव जो आपका 1940 में आया था, वो किस बात पर विशेष बल दिया गया था। अगस्त प्रस्ताव जो 1940 में आया था, ठीक है। पहले तो इसमें बताया किस बात पर यहाँ पर देखा जाए तो विशेष बल दिया गया था। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो अल्पसंख्यकों की सहमति के बिना नया संविधान न बनाना, यहाँ पर इस बात पर देखा जाए तो विशेष बल दिया गया था, ठीक है। बिना अल्पसंख्यकों को नया संविधान नहीं बनेगा, इस बात पर विशेष बल दिया गया था। बाकी अन्य जो चीज़ें हैं उसको आप लोग देख लीजिएगा, इसका सही आंसर आपका बी बन जाएगा, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि यहाँ पर नीचे दी गई घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैसे हंटर शिक्षा के लिए बनाया गया था, एल्बर्ट बिल आया था, देसी भाषाओं का प्रेस अधिनियम, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 78 में आया था, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, ठीक। एल्बर्ट बिल विवाद यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1882 में हुई थी। हंटर के लिए शिक्षा आयोग जो बनाया गया था, ये भी 82 में ही बनाया गया था। तो देखिए यहाँ पे एल्बर्ट बिल विवाद जो है ना, वो 83 में हुआ था, 1883 में। हंटर के लिए शिक्षा आयोग तो ये आपका 1882 में आया था। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 3 सबसे पहले, ठीक है। 3 यहाँ पर सबसे पहले बी में दे रखा है, तो हम लोग देखें तो यहाँ पे बी आंसर ही बन जाएगा आपका। माफ कीजिए, यहाँ पर बी ऑप्शन नहीं बनेगा, 1885। अच्छा हाँ, ठीक है, बी ऑप्शन ही बन जाएगा यहाँ पर। सबसे पहले आपका यहाँ पर 3 ही आएगा, ठीक। ध्यान रखिए, बी ऑप्शन यहाँ पर बन गया, क्योंकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट सबसे पहले आया था। ये देसी भाषा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था ना इस पे। चलिए बाकी यहाँ पर सबकी डेट लिख दी गई है, आप लोग देख लीजिएगा। अगला यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और शीतोष्ण शंकुधारी वन दोनों पाए जाते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और शीतोष्ण शंकुधारी वन। देखिए अगर यहाँ पर देखा जाए तो इस प्रश्न का सही आंसर बी दिया गया है। आयोग ने इसमें तमिलनाडु को ही माना है। बाकी यहाँ पर अगर देखेंगे तो डी ऑप्शन बनना चाहिए, ठीक है। लेकिन आयोग ने ही यहाँ पर तमिलनाडु को ही माना है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो वन है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर आपका बी है, आप लोग इसको देख लीजिएगा प्लीज़। यहाँ पर इसमें आंसर बी दिया गया है, ठीक है। आयोग ने ही इसका बी आंसर माना था। तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है इसको हम लोग बी यहाँ पर कलर कर लेते हैं, और ये भी आपका बी ही हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर निम्नलिखित में से कौन से कथन यहाँ पर सही है 2011 की जनगणना के लिए, ठीक है। तो पहला यहाँ पर कह रहा है कि भारत में शहरी जनसंख्या 35% से अधिक हो गई है, ये गलत है। दूसरा कह रहा है कि पश्चिम बंगाल की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो ये बिहार की है, ठीक है। बिहार के अभी इस बार पीसीएस में आरओ में भी पूछा गया था, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है केरल में साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो तीसरा वाला सही है। इस प्रश्न का सही आंसर आपका सी बन जाएगा, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी 2 बार कर्क रेखा को काटती है, तो माही नदी का नाम आप लोग सुने होंगे, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि ये बार बार पूछा गया प्रश्न है, रिपीट हो रहा है ये। हमेशा लगभग किसी न किसी एग्ज़ाम में हर साल आ ही जाता है, ठीक है। तो 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो हमेशा से किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे, तो ये वाला प्रश्न भी है, ठीक है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली भारत की एक नदी है माही। और आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रृंखला जैव विविधता हॉटस्पॉट के लिए और विश्व धरोहर स्थल दोनों में आता है। तो देखिए जैव विविधता हॉटस्पॉट अगर हम लोग देखें यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से, देखिए पूर्वी घाट तो आएगा नहीं, पश्चिमी घाट आता है, अरावली भी नहीं आता है, और विंध्य भी नहीं आता है। अगर एक चीज़ आपको पता है कि जैव विविधता के लिए हॉटस्पॉट पश्चिमी घाट है, तो यहाँ से आप लोग लगा सकते हैं। और पश्चिमी घाट को ही यहाँ पर अगर देखा जाए तो विश्व विरासत स्थल में भी डाला गया है, ठीक है। तो सही आंसर आपका क्या बन जाएगा, सही आंसर आपका बी बन जाएगा, ठीक। इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए अगला जो प्रश्न उसको देख लीजिए। कह रहा है कि यदि किसी क्षेत्र में एक ही वर्ष में 2 बार गेहूं की फसल ली जा रही है, तो वह क्षेत्र सबसे संभावित कहाँ पर होगा। देखा जाए तो जो गेहूं की खेती है ना, ये इसके बारे में प्रश्न पूछ रहा है कि वर्ष में 2 बार ही होती है, ठीक है। अगर हम लोग इस प्रश्न को देखें यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से, जैसे पश्चिमी राजस्थान में तो
आप लोग देखे होंगे सर्दियों के समय में ही केवल यहाँ पर उत्तर भारत में गेहूँ की बुआई होती है, ठीक है। पंजाब हरियाणा वाला भी वही एरिया हो गया, पूर्वोत्तर भारत भी वही हो गया। लेकिन यहाँ पर देखा जाए दक्षिण का जो पर्वतीय क्षेत्र है, ये सबसे सही आंसर यहाँ पर बी बनेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो गेहूँ की 2 बार फसल उगाई जा सकती है, 2 बार गेहूँ की फसल ली जा सकती है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ये लौटते हुए मानसून से भी वर्षा प्राप्त करता है। और अगर देखा जाए तो जब यहाँ पे ठंडी का मौसम होता है तब भी गेहूँ बोआ जाता है, ठीक है। तो बी यहाँ पर क्या होगा, सही आंसर बन जाएगा, ठीक। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय कृषि व्यापार के संदर्भ में कुछ कथन यहाँ पर दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय कृषि व्यापार है, ठीक है। तो 3 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, बताना है कौन सा कथन यहाँ पर सही है, ठीक है। देखिए पहला कह रहा है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश भारत है। भारत विश्व का सबसे बड़ा दाल उत्पादक देश भी है, ठीक है। तब भी हम लोग दाल थोड़ा मोड़ा आयात कर ही लेते हैं, तो बी ऑप्शन मतलब कि दूसरा वाला भी सही हो गया। भारत विश्व का सबसे बड़ा गेहूं का निर्यातक देश है। नहीं भैया, गेहूं का निर्यातक सबसे बड़ा भारत नहीं है। गेहूं उत्पादन काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो निर्यातक नहीं है। अगर इस प्रश्न में सही आंसर देखें हम लोग तो ए बन जाएगा, ठीक। इस बात को ध्यान रखेंगे। तीसरा वाला गलत है। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि भारत के खनिज भंडारों को देखिए। बॉक्साइट झारखंड उड़ीसा, मैग्नीज मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, यूरेनियम झारखंड और राजस्थान, तांबा छत्तीसगढ़ और राजस्थान। इनमें से कितने युग्म सही हैं, ठीक है। अगर सही यहाँ पर हम लोग देखें तो तांबा के लिए छत्तीसगढ़ जाना जाता है, यूरेनियम के लिए झारखंड और राजस्थान, बॉक्साइट के लिए उड़ीसा, मैग्नीज के लिए मध्य प्रदेश। देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए जो चौथा वाला ऑप्शन है ना, ये तांबा, तांबा के लिए छत्तीसगढ़ सबसे उपयुक्त आंसर नहीं है, यानी कि ये चौथा वाला गलत है। बाकी बॉक्साइट के लिए उड़ीसा और झारखंड, मैग्नीज के लिए मध्य प्रदेश और थोड़ा महाराष्ट्र का एरिया, ये भी सही है। यूरेनियम के लिए झारखंड और राजस्थान, 3 सही है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो केवल 3 सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तांबा के लिए बहुत जो ऑप्शन अच्छा है यहाँ पर छत्तीसगढ़, ये गलत है, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे, चौथा वाला गलत हो जाएगा। और बाकी जो अगला प्रश्न दिया गया उसको देख लेते हैं। अगले प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, चलिए अगला जो प्रश्न है ये क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय समाचारों में उल्लेखित आपका इंडियन ओशन डायपोल के संदर्भ में कुछ कथन यहाँ पर दिए गए हैं, सही कथन बताना है। देखिए इंडियन ओशन डायपोल, अगर आप लोग भारत का ये मैप देखेंगे तो मेडागास्कर ये है पड़ा, ठीक है। तो मेडागास्कर के हल्का पूरब में अगर जाएंगे तो एक यहाँ पर इंडियन ओशन डायपोल यहाँ पड़ता है एक प्लस में, और यहाँ पर अगर थोड़ा सा देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर, या तो इंचार्ज होता है यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो बारिश वगैरह होती है उसी से संबंधित होता है ये। तो हम लोग थोड़ा सा जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। कह रहा है कि ये जो परिघटना है उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर एवं उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच का जो अंतर से विशेषित होता है, तो ये प्रशांत महासागर यहाँ पर नहीं आएगा। पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये केवल जो हिंद महासागर है उसी में ये घटना होती है। और दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि इंडियन ओशन डायपोल घटना मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित करती है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन गलत है क्योंकि ये पूर्वी प्रशांत महासागर दे रखा है, ठीक है। तो सही ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, बी सही आंसर बन जाएगा, ठीक है। बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि यहाँ पर कुछ झील दी गई है, बताना है कौन सा इनमें से गलत है। तो बलखस झील कजाकिस्तान में पता है सभी लोगों को, और टिटिकाका बोल्विया और पेरू के मध्य स्थित है, ठीक है। सबसे ऊंचाई पर स्थित ये झील है नौकागम्य वाली। तो दूसरा वाला भी सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि ईरी जो झील है ये आपका यूएसए कनाडा के बॉर्डर पे है, ठीक है। तो जो अमेरिका की 5 महान जो झीलें हैं उसमें आपका पूरी तरीके से जो एक झील है मिशिगन, वो यूएसए में स्थित है। बाकी अन्य जो सभी झीलें हैं वो आपके कनाडा और अमेरिका के मध्य में है। तो ये आपका ईरी के बारे में पूछा था, तो ये दोनों ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यूएसए और कनाडा के मध्य में। बैकाल झील यूक्रेन में अवस्थित नहीं है, तो गलत यहाँ पर हो जाएगा आपका डी, क्योंकि इसमें गलत ही पूछ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग डी कर लीजिए, ये गलत है। बाकी हाँ ठीक है, ऑप्शन में देख लेते हैं हम लोग। डी यहाँ पर डी में दे रखा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर डी बन जाएगा, ठीक है। तो इसका डी। और आगे बढ़ते हैं, ये गलत है। अगला यहाँ पर कह रहा है कि यदि आप भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर जाते हैं तो कोरियोलिस जो फोर्स है, इफेक्ट है, वो किस प्रकार बदलता है। देखिए 0 डिग्री पर कोरियोलिस बोल जो फोर्स होता है ये सबसे कम होता है और पोल पे सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो 0 डिग्री से अगर आप ऊपर जाएंगे उत्तर की ओर चाहे दक्षिण की ओर जाइए, तो जो कोरियोलिस बल होता है वो क्या हो जाएगा, बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी यहाँ पर सही ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। बी सही ऑप्शन है। चलिए और आगे देख लेते हैं हम लोग।
अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में 4 कथन दिए गए हैं, सही नहीं बताना है, गलत कथन कौन सा है। देखिए, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष निश्चित रूप से भारत के मुख्य न्यायाधीश हों या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो, कोई भी हो सकता है, यानी कि न्यायाधीश ही होंगे, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि जो आपका मानवाधिकार आयोग है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं होती, भैया ये गलत हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा होती है, दूसरा वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर क्या दिया गया है, ये कह रहा है कि जो आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसके चेयरमैन सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष का होता है, तो ये सही हो जाएगा। चौथा यहाँ पर कह रहा है कि मानवाधिकार आयोग के आदेश बाध्यकारी नहीं होते हैं, हाँ बाध्यकारी नहीं होते हैं, बल्कि अनुशंसनात्मक स्वरूप के होते हैं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अनुशंसा कर सकते हैं लेकिन ये बाध्यकारी नहीं होता है, तो 1, 3, 4 चौथा ऑप्शन यहाँ पर गलत है क्या? अच्छा, इसमें गलत पूछ रहा था, तो दूसरा वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, सही नहीं पूछ रहा था ना, तो आपका केवल 2 यहाँ पर गलत है। ठीक है, दूसरा वाला गलत है, इसको ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा गलत पूछ रहा था, नॉट करेक्ट। ठीक है, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर कह रहा है कि भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन जो जुडिशियल रिव्यू है उसकी व्याख्या के संबंध में कुछ कथन यहाँ पर दिए गए हैं, उसके बारे में यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, पहला इसमें कथन कह रहा है कि भारत और अमेरिका दोनों में न्यायपालिका के पास ये अधिकार होता है कि वह संविधान के विपरीत किसी भी कानून को निरस्त कर सकती है। तो संविधान के विपरीत यानी कि संविधान को हनन करने वाला अगर कोई भी कानून बनेगा तो वो उसको पूरी तरीके से समाप्त कर सकती है, जुडिशियल रिव्यू यही है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करने तथा उन आदर्शों को संरक्षित करने के लिए स्पष्ट रूप से न्यायिक पुनर्वलोकन का प्रावधान करता है। तो देखा जाए तो यहाँ पर नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा तथा आदर्शों को संरक्षित करने के लिए स्पष्ट रूप से ये न्यायिक पुनर्वलोकन लाया गया है। देखिए भैया, न्यायिक जो पुनर्वलोकन है वो कोई भी कानून अगर देखा जाए कि संविधान के विपरीत होगा तो उसको हटाया जाएगा, न कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो नागरिकों की स्वतंत्रता, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स है उसके बारे में भी अगर कोई कानून चाहे तो संसद बना सकती है ना, तो नागरिकों की स्वतंत्रता वहाँ पे कहाँ रह जाती है, तो वो खत्म हो जाएगी। तो मुख्यतः अगर हम लोग देखें तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें नागरिकों की स्वतंत्रता वगैरह दिया है। इसमें ये होना चाहिए कि संविधान के अगर जो अनुच्छेद है उसके विपरीत होगा तभी हटाया जाएगा। ठीक है, तो आर गलत है, ए सही है। अगर हम लोग सही आंसर देखें तो इसका सही आंसर आपका सी बन जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, सी सही ऑप्शन है। और आगे बढ़िए, अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक कब संपन्न हुई थी, तो सबसे आखिरी आपका 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, इसी दिन सभी लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर वगैरह कर दिए थे। तो सी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 2 दिन के बाद से यहाँ पर भारत आज़ाद हो जाता है पूरी तरीके से, मतलब संविधान लागू हो जाता है, तो गणतंत्र बन जाता है ना आज़ाद, तो 1947 में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न कह रहा है कि अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 67, 94 और 90। ठीक है, अगर अनुच्छेद 61 आप लोगों को पता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो 2 में लेके जाइए। ए में अगर 2 करेंगे तो यहाँ पर ये और ये ऑप्शन सही होगा, यानी कि बी और डी तो पूरी तरीके से कट जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को पता है कि जो आपका अनुच्छेद 67 ख क्या है, ये उपराष्ट्रपति को इससे हटाया जाता है। ठीक है, तो बी में अगर 3 जाएगा तो कोई बी में अगर 3 जाएगा, हाँ ठीक है, तो बी में 3 कहाँ पे मिल रहा है, केवल और केवल सी वाले में मिल रहा है, तो ऑप्शन तो यहाँ आपका सी बन गया। ठीक है, बाकी जो अन्य आप लोगों को पता है इसको देख लीजिए। अनुच्छेद जो 94 है ये आपका स्पीकर को हटाया जाता है, और 90 के तहत यहाँ पर अगर देखा जाए तो राज्यसभा के उपसभापति को हटाया जाता है। ठीक है, डी में 1, सी ऑप्शन सही हो गया। चलो ये लगा लीजिए और आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया ये क्या कह रहा है, अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि संविधान की उद्देशिका जो प्रियम्बल है उसके बारे में कथन है 4। ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं, इसमें सही ही बताना होगा। राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, तो ये गलत हो जाएगा, नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, तो पहला वाला तो गलत है, इसकी प्रकृति न्यायोचित नहीं है। ठीक है, इसकी प्रकृति न्यायोचित नहीं है, इसको इसके आधार पर न्याय नहीं दिया जा सकता, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही है। इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, भैया इसमें संशोधन किया जा सकता है, और 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इसमें 3 शब्द भी जोड़े गए थे। ठीक है, तो तीसरा वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। चौथा कह रहा है कि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है। ठीक है, ये संविधान के जो कोई प्रावधान वगैरह होते हैं इसको नष्ट नहीं कर सकता है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। इसमें सही पूछा तो 2 और 4। ठीक है,
बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है तो आप लोग सुने होंगे 15, 16, 19, 29 और 30। ये जो 5 अधिकार हैं ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है और किसी को नहीं। ठीक है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। विधि के समक्ष समानता, ये देखा जाए तो सभी नागरिकों के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहला वाला तो नहीं होगा। दूसरा कह रहा है कि भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, ये सभी को प्राप्त नहीं है। ठीक, ये वाला तो सभी को प्राप्त है, तो इसको गलत काट दीजिए। तीसरा कह रहा है कि देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता, ये भी सभी को प्राप्त नहीं है, तो ये भी सही हो जाएगा। चुनाव लड़ने का अधिकार, ये भी सभी को प्राप्त नहीं है, क्योंकि 21 साल से कम उम्र के रहेंगे तो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, अगर देखा जाए तो ये भी सही है। इसमें पूछा तो कौन सा सही उपलब्ध नहीं है ना, तो ये चारों तीनों उपलब्ध नहीं है, 2, 3 और 4। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। एक हटा दीजिए, एक तो सभी को उपलब्ध है, तो सही ऑप्शन क्या बन जाएगा? इसका सही ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। ठीक, चलिए ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि जो वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत दिया गया है वो कौन सा प्रावधान लागू हो सकता है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पहला कह रहा है कि राष्ट्रपति राज्य को यह निर्देश दे सकता है कि वह राज्य के कार्यों से संबंधित सभी अथवा किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन या भत्ते में कटौती कर सकता है। ठीक है, जो वित्तीय आपातकाल लगता है तो राष्ट्रपति आदेश दे सकता है राज्यों को कि आप यहाँ से वित्तीय कटौती कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित जो धन विधेयक है अन्य वित्तीय विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं होती है। नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति के विचार के लिए रखना आवश्यक हो सकता है। ठीक है, तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि राष्ट्रपति संघ कार्यों से संबंधित कर्मचारियों के वेतन भत्ते में कटौती के निर्देश दे सकता है। हाँ, दे सकता है, पर उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इसमें शामिल नहीं होते हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इसमें शामिल होते हैं। अगर हम लोग देखें तो ये तीसरा वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि राष्ट्रपति यह निर्देश दे सकता है कि विधानमंडल के द्वारा पारित जो धन विधेयक है या फिर अन्य वित्तीय विधेयक है राष्ट्रपति की विचारार्थ आरक्षित रखे जाएंगे। हाँ, ये राष्ट्रपति के विचार के लिए रखे जा सकते हैं, तो चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर इसमें सही पूछ रहा था तो 1 और 4। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही बन जाएगा। चलिए, उम्मीद है ये प्रश्न काफ़ी अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला जो प्रश्न उसको देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि इनकी में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल है? ठीक है, डीपीएसपी में क्या चीज़ यहाँ पर शामिल है? तो मानव दुर्व्यापार एवं बाल श्रम अनुच्छेद 23-24, ये आपका देखा जाए तो गलत हो जाएगा। मादक पेय पदार्थ और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधि वगैरह, तो ये अनुच्छेद आपका देखा जाए तो 47-48। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये सही है। तो इसमें देखा जाए तो कह रहा है डीपी में शामिल है, डीपीएसपी में शामिल है, दूसरा वाला केवल शामिल है, पहला वाला शामिल नहीं, तो सही ऑप्शन क्या बन जाएगा? केवल 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि किसी राज्य की जनता के द्वारा विशेष भाषा की मांग से संबंधित जो अभिलेख है उसका कारण क्या है? एक विशेष भाषा की मांग के लिए यहाँ पर देखा जाए तो मुख्यतः अभिलेख का कारण पूछ रहा है। कथन देख लेते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि भारतीय संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी राज्य की जनता का एक हिस्सा किसी विशेष भाषा के उपयोग की मांग करता है तो वह उस पर विचार किया जा सकता है। ठीक है, विचार किया जा सकता है। ठीक, पहला वाला सही है। इसका कारण ये बता रहा है कि ऐसी स्थिति में राज्यपाल संतोष होने पर उस राज्य को राज्य में आधिकारिक प्रयोजन हेतु मान्यता देने के लिए निर्देश देता है, तो राज्यपाल नहीं कर सकता। भैया इसको थोड़ा सा जानिए आप लोग। ये आपका राष्ट्रपति जी करते हैं। आर गलत है, कथन सही है। इस प्रश्न का अगर हम लोग सही देखें तो सही आंसर आपका ये सही, परंतु आर गलत, सी सही हो जाएगा। ठीक है, सी आपका सही हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित संगठनों निकायों पर विचार कीजिए। जैसे नेशनल, यहाँ पर देखा जाए तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक अनुच्छेद के तहत ये बनाया गया है। ठीक है, अभी देखा जाए तो इसमें जोड़ा गया है, संविधान में इसको जोड़ा गया है। ठीक है, तो पहला वाला सही है। दूसरा वाला कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नहीं, ये नहीं है, संविधान के अनुच्छेद में नहीं है। वैसे यहाँ पर देखा जाए तो विधि बना करके ये आयोग वगैरह बनाए गए हैं। राष्ट्रीय विधि आयोग, लॉ कमीशन, ये भी विधि बना करके बनाए गए हैं। ठीक है, ये भी नहीं होगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, ये भी देखा जाए तो नहीं होगा। इस प्रश्न में अगर हम देखें तो केवल एक सही होगा, ये यहाँ पर सही है। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे, ओनली 1 इज करेक्ट, बाकी 3 नहीं है। ठीक, और आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारत में अब तक कुल कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो अब तक अगर टोटल देखें तो कुल 11 हो गई हैं। 5 नई जोड़ी गई हैं, 6 पहले से थी,
ठीक है, 5 नई जोड़ी गई हैं, तो इसको अभी करंट में है, ये न्यूज़ में चल रहा है। अगर आप लोग इसको देखना चाहें तो जो 5 नई भाषाओं को जोड़ा गया है शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत, इसको आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, 4 तो वैसे राज्य के नाम पर है, 1 राज्य के नाम पर नहीं है, तो ऑप्शन देखो अगर आप लोग देखेंगे तो आसानी से वो मिल जाएगा। अगला जो प्रश्न है ये क्या कह रहा है कि यदि भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत किसी विशेष क्षेत्र को लाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन से कथन उसके परिणाम के लिए अच्छा स्वरूप दिखाएगा। तो 5वीं अनुसूची में जो क्षेत्र आते हैं वो जनजाति वाले एरिया वगैरह होते हैं, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, अगर यहाँ पर देखा जाए तो यह जनजाति लोगों की भूमिका को गैर जनजाति लोगों की हस्तांतरित होने से रोक सकेगा। तो जो जनजाति एरिया वगैरह होते हैं उसको गैर जनजाति लोगों को हाथ में जाने से रोका जा सकता है। अगर आपका देखा जाए तो क्या है, ये अनुसूची 5 में अगर कोई एरिया डाल दिए जाते हैं तो, ठीक है, सही आंसर आपका ए बन जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, अगला कह रहा है कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यतः विशेषता होती है। अल्प विकसित अवस्था की विशेषता क्या होती है, मतलब अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता अगर हम लोग यहाँ पर देखें क्या होती है। पहला कह रहा है प्रति व्यक्ति आय निम्न होती है, हाँ होती है। पूंजी निर्माण निम्न होता है, ये भी सही है। निम्नतः आश्रितता अनुपात, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरे क्षेत्र में जो आपका टर्शियरी सेक्टर आता है उसमें देख रहा है कि अधिक कार्यबल शक्ति का होना, नहीं, ये गलत होगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये आपका विकासशील देशों में होती है, किसान वगैरह जो कृषि पे मतलब कि निर्मित होती है, ठीक है। तो ये चौथा ऑप्शन भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसमें सही ऑप्शन आपका 1 और 2 होगा, ठीक है, ए सही आंसर बन जाएगा। चलिए, और आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि भारत में जो आपका प्रोटम माफ कीजिए, यहाँ पर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन जो पीएसी है फ्रेमवर्क किस संस्था के द्वारा लागू किया जाता है। तो ये देखिए, ये किया जाता है आरबीआई के द्वारा ना, ठीक, बी यहाँ पर सही ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। सी माफ कीजिए, पीएसी जो है फ्रेमवर्क आपका आरबीआई के द्वारा लागू होता है, ठीक है। इसका सही आंसर आपका क्या बन जाएगा, तो बी बन जाएगा, बी आरबीआई। और आगे देखते हैं, गिनी गुणांक का क्वेश्चन आ गया। देखिए, गिनी गुणांक जो होता है ये आय के वितरण से, जो आय के वितरण में असमानता होती है इसको दर्शाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग किसी भी तरीके से रख लीजिए, ये यहाँ पर सही ऑप्शन बन जाएगा। आय के वितरण में जो असमानता होती है उसको ये दिखाता है आपका गिनी गुणांक, ठीक है। चलिए, और आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बाजार उपकरण नहीं है, ठीक है, मार्केट इंस्ट्रूमेंट नहीं है इनमें से। तो ट्रेजरी बिल, वाणिज्य पत्र, जमा पत्र और इक्विटी शेयर। इक्विटी जो शेयर है ये आपका देखा जाए तो मार्केट का इंस्ट्रूमेंट नहीं, यानी कि मुद्रा बाजार का उपकरण नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि यदि भारत सरकार जीएसटी को पूरी तरीके से एक जीएसटी लगा करके केवल 18% जीएसटी लगा दे तो तात्कालिक असर क्या दिखाई देगा, ठीक है। अगर सभी जीएसटी हट करके मात्र एक जीएसटी बच जाए जो भी 18% की होगी, तो इसमें होगा ये कि जो प्रतिगामी प्रभाव होगा इसका, मतलब देखा जाए तो नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा और गरीबी पर कर का बोझ बढ़ जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और आगे देखिए, कह रहे हैं लेकिन में से कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र, मैंग्रोव का विशेष लक्षण नहीं है। मैंग्रोव जो एरिया है उसका इनमें से कौन सा एक विशेष लक्षण नहीं है। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पर देखें, कह रहा है कि वे अंतर ज्वरीय वनयुक्त आर्द्र भूमियाँ, हाँ ठीक है, अंतर ज्वरीय मतलब कि देखा जाए तो ज्वर मतलब कि जो ज्वरीय एरिया होते हैं वो, और समुद्री एरिया, उसमें से कह रहा है कि वनयुक्त आर्द्र भूमियाँ पाई जाएंगी, हाँ पाई जाएंगी। ये तो एक विशेषता होती ही है, ये दिखाई ही देती है, ठीक है, डेल्टा वाले एरिया में। तो पहला तो नहीं हो सकता इसका आंसर। दूसरा कह रहा है कि मैंग्रोव का आवास अन्य सभी जीवों की वृद्धि और स्थापना के लिए बाधा डालता है। नहीं भैया, इसमें तो काफ़ी ज़्यादा विकास हो जाता है ना, विकास हो जाता है, बाधा नहीं डालता, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। और ये इसमें पूछा था कौन सा एक लक्षण नहीं है, तो बी ऑप्शन इसका सही बन जाएगा, ठीक। बाकी अन्य जो सभी दिए गए हैं वो सही है, तो इसका प्रश्न का सही आंसर आपका बी बनेगा, ठीक, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए, बी यहाँ लगा लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में निम्न पर्यावरणीय संरक्षण पहलों पर कालानुक्रम लगाइए। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर है, और यहाँ पर देखा जाए तो चिपको आंदोलन है, बायोस्फीयर रिजर्व की शुरुआत है, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल है। इसके लिए हम लोग थोड़ा सा इसका डेट देख लेते हैं क्या है। चलिए, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर जो आपका प्रोजेक्ट टाइगर है सभी लोगों को पता है कि 1973 में ये आया था, ठीक है। और जो चिपको आंदोलन है, ये चिपको आंदोलन गौरा देवी के द्वारा ये 1973 में प्रारंभ हुआ था। इसको 74 कर लीजिए, 1974 में ये अगर देखा जाए तो इसकी शुरुआत हुई थी। बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये 1986, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखें तो जो घड़ियाल के लिए प्रोजेक्ट आया था, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल,
तो ये आपका 1975, ठीक है 1975। तो सबसे पहले यहाँ पर 1 आ जाएगा, फिर उसके बाद 4 आ जाएगा। 1 4 कहाँ पर मिल रहा है, 1 आ जाएगा, फिर उसके बाद 2 आ जाएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा, ठीक है 1 2 4 3 ए में मिल रहा है। सही आंसर इसका क्या बन जाएगा, तो सही आंसर ए बनना चाहिए ना, यहाँ पर सही आंसर ए बनना चाहिए, इसमें बी बता रहा है। देखिए यहाँ पे एक छोटी सी गलती ये हो रही थी कि ये जो चिपको आंदोलन है ये 1973 में है, 1973 में, ठीक है। उससे उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ हुआ था, मतलब 2 के बाद 1 आएगा। तो सबसे पहले 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर आपका 4 आएगा, फिर 3 आएगा, ठीक। सही आंसर यहाँ पर बी ही बनेगा, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो रही थी, सही आंसर यहाँ पर बी बनेगा, ठीक है। चलिए और आगे देख लेते हैं हम लोग। अगला जो प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, भारत में इंडो बर्मा हॉटस्पॉट का विस्तार किन क्षेत्रों में है, तो पूर्वी हिमालय में ये पड़ता है इंडो बर्मा वाला। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो आपका पूर्वोत्तर भारत और अंडमान निकोबार का क्षेत्र आ जाएगा। इस प्रश्न में अगर हम लोग सही आंसर देखें तो सही आंसर तो इसका सी बनना चाहिए, ठीक है। सही आंसर इसका सी बनना चाहिए, यानी कि 44 का सही आंसर क्या बन जाएगा, तो सी इसका सही आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और जो अगला प्रश्न उसको देख लेते हैं क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है कि खगोलीय दूरियां जो प्रकाश वर्ष में मापी जाती हैं, इसका देखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। खगोलीय दूरियों के बारे में प्रश्न है, जो आपका एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस यूनिट होती है उसके बारे में, ठीक है। पहला यहाँ पर कह रहा है कि तारकीय पिंडों के बीच की दूरियां परिवर्तित नहीं होती हैं। इसमें क्या बताना है, कौन सा ऑप्शन सही है ना। तो देखिए जो प्रकाश की गति होती है वो सदैव एक समान रहती है, इसका सही आंसर आपका डी बन जाएगा। स्पीड ऑफ लाइट हमेशा क्या रहती है, तो कांस्टेंट रहती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, इन सभी को छोड़िए, डी ऑप्शन सही है आपका, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाना क्या कहलाता है। ये देखिए एक आपका सेंट्रीफ्यूगल होता है, एक सेंट्रीपेटल फोर्स होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल जो होता है ये आपका देखा जाए तो जो दही वगैरह, मतलब कि ये चीज़ें जो मथी जाती हैं वो क्या होता है, इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, ठीक है। सी ऑप्शन याद कर लीजिए आप लोग। चलिए और आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक ही पदार्थ से बने 4 तार जिनकी विमाएं नीचे दी गई हैं, अलग अलग बार ही बार से खींची जाती हैं, बारी बार से खींची जाती हैं, उनमें से एक में सबसे अधिकतम तरंग दैर्ध्य वृद्धि होगी। तो सबसे अधिक वृद्धि किस में होगी, अगर देखा जाए तो एक एक करके इनको खींचा जाएगा इन पदार्थों में। तो इसमें अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो 3 मीटर लंबी और 1.5 mm व्यास वाला जो तार है, अगर देखा जाए तो ये सबसे अधिकतम दैर्ध्य वृद्धि इसी में होगी, ठीक है। चलिए सही आंसर आपका क्या बन जाएगा, तो सी इसका सही आंसर बन जाएगा। और आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 4 कथन दिए गए हैं, बताना सही कथन इनमें से कौन सा है। पहला कह रहा है कि दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन लघु तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश के किरण से अधिक नहीं होता है, कम होता है। तो पहला वाला तो गलत ही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पर कह रहा है कि जल में दृश्य की गति, जल में जो प्रकाश की गति तथा निर्यात में इसकी गति का 1.5 गुना हो जाती है, ये सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा वाला ऑप्शन सही है। जो रेडियो वेव्स होती है वो दूरगामी दोलायमान वैद्युत धाराओं से उत्पन्न होती है, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा वाला भी गलत है। चौथा यहाँ पर कह रहा है कि अतिचालन वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस डॉपलर के परावर्तित लघु रेडियो तरंग प्रभाव का उपयोग करती है। चौथा ऑप्शन अब आपका सही हो जाएगा। और सही हम लोग देखें तो 2 और 4 सी में दे रखा है, तो सी ऑप्शन इसका सही बन जाएगा, ठीक है। तो इसका माफ कीजिए, यहाँ पर कुछ गलती हो रही है। यहाँ पर जल में जो दृश्य प्रकाश होता है ना उसकी गति निर्यात में 1.5 गुना होती है, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। इसमें आपका रेडियो की दूरगामी जो दोलन वैद्युत धारा होती है इससे उत्पन्न होती है, ये आपका सही हो जाएगा। इसमें सही ऑप्शन 3 और 4 होगा, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, न कि 2 और 4, ठीक। इसमें ध्यान रखेंगे डी ऑप्शन सही है आपका, 3 और 4, ठीक है। तो इस यहाँ पे गलती हो रही थी, इसको ध्यान रख लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक विशेष दिन व समय प्रयागराज के रेलवे स्टेशन पर 48 डिग्री सेल्सियस और घटना चक्र के सायास प्रीलिम टेस्ट सीरीज सेंटर पे 24 डिग्री सेल्सियस का तापमान है। तो 2 जगह का तापमान बता रहा है, एक जगह 48 डिग्री, एक जगह देखा जाए तो 24 डिग्री है। समान धातु के समान आकार रूप वाले 2 प्याले में पानी क्रमशः 95 डिग्री सेल्सियस
रेलवे स्टेशन और देखा जाए तो 71 डिग्री सेल्सियस घटना चक्र वाले एक जगह पर दूसरी जगह पर, दोनों में से क्या प्याला कमरे के तापमान पर पहले पहुंचेगा? तो देखा जाए तो कमरे के तापमान पर हमेशा समान ही होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, दो जगह के बारे में, आसपास के एरिया के बारे में है, लेकिन जो कमरे का तापमान होगा लगभग दोनों का समान ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक यानी कि देखा जाए तो केमिकल चेंज, इनमें से बताना है आपको किसका एग्जाम्पल केमिकल चेंज का। तो दूध का जो स्कंदन होता है ये केमिकल चेंज का देखा जाए तो एग्जाम्पल है। बाकी सोडियम क्लोरेट माफ कीजिए, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन ये नहीं होगा, बर्फ का गलना ये भी नहीं होगा, केवल 3 होगा। सही ऑप्शन अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, सही ऑप्शन आपका बी है, केवल 3। और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि वैज्ञानिक डीएनए मॉलिक्यूल्स को चाहे वे अणुओं के किसी भी स्रोत से हो इच्छानुसार अलग काट और एक साथ जोड़ भी सकते हैं। एक हिस्पर कैंची की निर्माण किया गया था डीएनए के काटने के लिए। तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसको काट करके कहीं जोड़ सकते हैं, डबल हेलिकल मॉडल ऐसा होता है ना, तो ये यहाँ से काट करके कहीं और उठा करके जोड़ सकते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, पहला वाला सही। दूसरा कह रहा है कि डीएनए के टुकड़े को रेस्ट्रिकेशन इंडोक्ल्यूलाइज तथा डीएनए लाइगेज का उपयोग कर जोड़ तोड़ किया जा सकता है, ये भी सही है। कथन और कारण दोनों सही है, स्पष्ट रूप से इसकी व्याख्या कर रहा है, तो ए ऑप्शन इसका सही बन जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रोटीन के संदर्भ में गलत कथन बताना है। प्रोटीन के बारे में गलत कथन इनमें से कौन सा है? हम प्रोटीन जंतुओं तथा पादप दोनों स्रोतों से प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। प्रोटीन एमिनो एसिड से बने होते हैं, ये भी सही है। हमारे शरीर का वजन 30% भाग प्रोटीन का होता है, तो ये गलत हो जाएगा भैया, तीसरा वाला गलत है। बाकी पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन सही है। इसमें गलत पूछ रहा था, गलत कौन सा है, तो सी ऑप्शन इसका बन जाएगा। ठीक, ध्यान रखेंगे। चलिए हाँ, इसमें सी कर लीजिए और आगे देख लेते हैं। अगला कह रहा है किसी सामान्य व्यक्ति में रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ब्लड के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है, नॉर्मल जो ह्यूमन होते हैं उनके बारे में। ठीक है, पहला इसमें कह रहा है कि धमनियों की तुलना में शिराओं की संख्या कम होती है। ठीक है, और उनमें हर समय शरीर के रक्त की कम मात्रा रहती है। नहीं भैया, इसमें अधिक मात्रा रहती है, तो ये पहला वाला तो गलत ही हो जाएगा। ठीक है, इसमें पहला वाला गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि रक्त की कुल मात्रा का लगभग 70% भाग कोशिकाओं में रहता है, जो आपका टिश्यूज होते हैं उनमें रहता है, ये भी सही हो जाएगा। माफ कीजिए, ये भी गलत हो जाएगा। 70% नहीं रहता, ये तो हमेशा हार्ट में या फिर अगर देखा जाए तो वेंस नस वगैरह में रहता है, तो दूसरा वाला भी गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि वाइट ब्लड सेल केवल जो लिम्फ नोड होते हैं उससे बनती है, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पर अगला जो चौथा कथन कह रहा है कि जो वाइट ब्लड सेल है उसकी तुलना में जो आपका प्लेटलेट्स होते हैं, बिम्बाणु उसको बोला जाता है, वो अधिक होते हैं। हाँ, ये अधिक होते हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी यानी जो 3 दिए गए हैं ये गलत है। ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि हृदय कब आराम करता है? तो दो धड़कनों के मध्य का जो अंतर होता है उसमें हृदय आराम कर लेता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं। कह रहा है किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र की संख्या किस पर निर्भर करती है? किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? तो देखा जाए तो कांस्टेंट रहती है, सी ऑप्शन यहाँ पर बनेगा, रिमेन कांस्टेंट, ये हमेशा स्थिर बनी रहती है, गुणसूत्र की है ना ये। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, क्रोमोसोम की संख्या हमेशा समान ही रहती है। और आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर दिया गया कह रहा है कि 2025 के सुधारों का वर्ष घोषित किया गया, ये किस मंत्रालय ने घोषित किया है? तो ये आपका देखा जाए तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने घोषित किया है। जो 2025 का वर्ष है ना, इसको सुधारों का वर्ष घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और आगे बढ़िए। अगला यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि देश की पहली तटीय जलचर पक्षी जनगणना, तो ये आपका गुजरात से प्रारंभ हुई है। मरीन नेशनल पार्क जो गुजरात का है वहीं से प्रारंभ हुई, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही बन जाएगा। और आगे बढ़िए। अगला कह रहा है कि 4 से 10 मई 2025 को मालदीव के माफिलाफूशी एटोल में आयोजित मानवीय सहायता आपदा राहत, इसको ध्यान रखिएगा कि मालदीव के ये एटोल में आयोजित हुई है, इसका नाम माफिलाफूशी है। ठीक है, पूछ सकता है। और अब इस अभ्यास में भारतीय नौसेना का कौन सा युद्धपोत सम्मिलित किया गया था? तो शारदा सम्मिलित किया गया था, आईएनएस शारदा। ये यहाँ पर क्या बन जाएगा? तो सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, आईएनएस शारदा इसमें भेजा गया था, तो ए ऑप्शन इसका सही है। और आगे बढ़ते हैं। सूर्य किरण जो वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ये भारत और नेपाल के मध्य होता है, आप लोग इसको याद कर सकते हैं। सूर्य भारत और नेपाल में लगभग एक साथ
निकलता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा जो पंच मिशन है वो किससे संबंधित है, तो ये नासा का मिशन है, पंच मिशन। और इसको अगर हम लोग देखें तो ये नासा का पंच मिशन है, ये हॉलोस्फीयर यानी कि सोलर विंड का अध्ययन करने के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही बन जाएगा। हॉलोस्फीयर में सोलर विंड का अध्ययन करने के लिए, सूर्य की जो मतलब सोलर विंड है उसको अध्ययन करने के लिए नासा के द्वारा ये भेजा गया है पंच मिशन। ठीक है, मतलब भेजा भी जाएगा, अभी अभी शायद भेजा नहीं गया है। अगला जो प्रश्न उसको देख लेते हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय सेना ने दिसंबर 2024 में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का स्थापित की गई है, तो ये पैंगोंग झील के पास स्थापित की गई है, लद्दाख में। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही बन जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दो कथन दिए गए हैं, सही बताना है। पहला कह रहा है कि भारतीय मौसम विज्ञान जो IMD है 2025 में अपनी सेवा के 200 वर्ष पूरे किए, तो ये गलत हो जाएगा, 150 वर्ष इन्होंने पूरा किया है, तो पहला वाला गलत है। IMD का मुख्यालय चेन्नई में बता रहा है, तो नहीं है, ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, जरा आप लोग कमेंट करिएगा कि ये 150 वर्ष पूरा किया गया तो इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी। ठीक है, दोनों ही यहाँ पर क्या हो जाएंगे, आपके गलत बन जाएंगे। ठीक, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, तो हम लोग थोड़ा सही से कर लेते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि नेटजारिम कॉरिडोर किस दो पक्षों के संघर्ष के बीच चर्चा में रहा है, तो इसराइल में ये हुआ था, आपका इसराइल और गाजा के मध्य ये क्षेत्र है, इसीलिए ये चर्चा में था। ए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, तो सही बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने स्वयं को नक्सल से मुक्त घोषित कर लिया है, तो कर्नाटक राज्य ने स्वयं को नक्सलाइट से मुक्त कर लिया है। डी ऑप्शन यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, सही बन जाएगा। तो जीरो पॉवर्टी उत्तर प्रदेश अभियान का शुभारंभ कब किया गया था, तो ये 1 जनवरी 2000 नहीं, शायद ये आपका देखा जाए तो ये 2 अक्टूबर को किया गया था ना, 2 अक्टूबर 2024 को ही किया गया था। ठीक, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही बन जाएगा, 1 जनवरी नहीं, 2 अक्टूबर 2024 को जीरो पॉवर्टी उत्तर प्रदेश अभियान प्रारंभ किया गया है, बी सही है। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है उसको देख लीजिए क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के बजट में 2025-26 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य GDP का कितना % रखा गया है, तो ये 3% रखा गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो बी ही ऑप्शन है ना, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हाँ ठीक है, बी ऑप्शन 3% रख दिया गया है। अगला कह रहा है कि पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ यूनिफेयर मीन्स, अगर हम लोग देखा जाए तो ये एक्ट कब पारित किया गया है, उत्तर प्रदेश में पारित किया गया था। ये किया गया था आपका, ये किया गया था 21 जून को ना, 21 जून 2024 को। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला कह रहा है कि क्वांटम कंप्यूटिंग हाल ही में भारत सरकार की नेशनल क्वांटम मिशन NQM से जुड़ा है, इसकी संभावनाओं पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर 3 कथन दिए गए, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला कह रहा है कि यह दवा अनुसंधान और जलवायु मॉडलिंग में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है, ये सही है। दूसरा कह रहा है इसे अभी तक केवल अमेरिका और चीन में ही लागू किया गया था, दूसरा गलत है। तीसरा यह कह रहा है कि भारत का लक्ष्य 2023 से लेकर के 2031 के बीच 50 से 1000 क्वांटम क्यूबाइट सिस्टम विकसित करना है, ये आपका सही हो जाएगा। 1 और 3, ठीक है, 1 और 3 कहाँ है, तो बी में ऑप्शन है। ठीक, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी COP16, ये आपका देखा जाए तो रोम 2025 के संदर्भ में कुछ कथन यहाँ पर दिए गए, बताना सही कथन इनमें से कौन सा है। देखिए COP16 की जो बैठक हुई थी, इसमें अगर हम लोग सही कथन देखें तो ये बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क की प्रगति की समीक्षा की गई और इसे विशेष रूप से 30x30 लक्ष्यों पर आधारित रखा गया है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही बन जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन सही है इसमें। और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि COP16 में पहली बार, माफ कीजिए यहाँ पर देख लेते हैं। हाँ, अगला कह रहा है कि लोकपाल बनाम उच्च न्यायपालिका की जांच सीमा विवाद 2025 के संदर्भ में वैधानिक टकराव किस आधार पर खड़ा हो सकता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर अनुच्छेद देखना चाहें तो यहाँ पर अनुच्छेद 368 के तहत यहाँ पे वैधानिक टकराव हो सकता है। दूसरा यहाँ पर 124 के तहत, और मूल संरचना सिद्धांतों पर 311 में नहीं है। तो सही ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो 1, 2, 3 ए बन जाएगा सही ऑप्शन। ठीक है, यहाँ चौथा नहीं है, 1, 2, 3 यहाँ पर सही आंसर है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका ए बन जाएगा। अगला कह रहा है कि अल्टर मैग्रेट हाल ही में कोलकाता स्थित सत्येंद्र नाथ बोस राष्ट्रीय भौतिकी विज्ञान केंद्र का
क्रोमियम इंडिमोनाइड पर अध्ययन किया गया था, यानी कि अल्टर मैग्रेट के बारे में यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे सही है? तो इसके बारे में अगर हम लोग यहाँ पर देखें सबसे सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सबसे सही आंसर इसमें बी बन जाएगा। यह एंटी फेरोमैग्नेट का समतुल्य है और इस पर इलेक्ट्रॉन स्पिन विपरीत दिशाओं में सहरेखांकित करते हैं, फलतः चुंबकत्व शून्य हो जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही बन जाएगा। और आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। ये कह रहा है कि समय परिप्रेक्ष्य अगस्त 2025 के प्रधानमंत्री जी के द्वारा, देखिए प्रश्न काफी थोड़ा सा बड़ा है, आप लोग इसको आराम से, मैं छोटा कर दे रहा हूँ यहाँ पर इसमें। ठीक है, आप लोग इसको वीडियो रोक करके इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। इस प्रश्न में बी ऑप्शन सही होगा, थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ेंगे तो टाइम लग जाएगा, लेकिन आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसमें बी ऑप्शन सही है। और आगे देख लेते हैं अगले प्रश्न की। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भारत डिजिटल भुगतान प्रतिवेदन जो रिपोर्ट आई थी 2025 की, उसके संदर्भ में कौन सा कथन आपका सबसे सटीक है? ठीक है, इंडियन डिजिटल पेमेंट्स रिपोर्ट 2025 में अगर हम लोग इसको देखें कौन सा कथन सही है, तो इसमें देखिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान एनपीसीआई ने यूपी लाइट एक्स नामक ऑफलाइन भुगतान सुविधा प्रारंभ की है, जिसके बिना इंटरनेट भी भुगतान संभव हो सकता है। ठीक है, तो सी यहाँ पर सही ऑप्शन बन जाएगा आपका, सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था में श्रेणी किसको बोला जाता था? तो श्रेणी आपका देखा जाए तो ये आपका श्रेणी जो है, व्यापार करने वाले लोग होते थे, व्यापारियों को श्रेणी या स्रोती बोला जाता था। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, श्रेणी किसको बोला जाता था? व्यापार, शिल्प संगठन व बैंकिंग कार्यों को श्रेणी बोला जाता था। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला कह रहा है कि यदि सांख्य दर्शन न होता तो किस विचारधारा पर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता? तो यहाँ पर देखा जाए तो वेदांत दर्शन पर सबसे देखा जाए तो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता, क्योंकि जो सांख्य दर्शन है ये देखा जाए तो वेदांत दर्शन से ही जुड़ा हुआ है। अगर ये नहीं होता तो वेदांत दर्शन ही नहीं आता, वेदांत दर्शन नहीं आता, इसको ध्यान रखेंगे। सही ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। ठीक है, तो 75 का सही ऑप्शन सी है। और आगे बढ़िए, अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि इन यात्रियों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। सबसे पहले कौन आया था और सबसे बाद में कौन आया था? जैसे मेगास्थनीज, वेनसांग, फायान, अल्बरूनी, इसको देख लेते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पर जो है इसको हम लोग देख लेते हैं क्या है। देखिए मेगास्थनीज, सबसे पहले तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया था, और इनका जो समय है उसको लिख लीजिए 302 से 298, 302 से 298 ईसा पूर्व है ये। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, ईसा पूर्व। अगर यहाँ पर लिखना चाहे तो चंद्रगुप्त मौर्य लिख लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अब यहाँ पर फायान के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए, ये आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकेंड, और जिनको विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, इनका शासनकाल रहा था 399 से 414 तक। ठीक है, तो इनके समय में आया था। ठीक है, ये हो गया। अलबरूनी के बारे में अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये महमूद गजनवी के समय में आया था, तो गजनवी लिख लीजिए, गजनवी। ठीक है, इनके बारे में अगर देखें तो 630 से ये 645, 630 से 645। ठीक है, अलबरूनी का समय नहीं, अलबरूनी का गजनी का समय यहाँ का ऐसा था, तो ये 11वीं शताब्दी में आया था। ठीक है, 11वीं शताब्दी में। ठीक है, वेन सांग का थोड़ा सा लिख लीजिए, ये आपका 630 से आया था, 630 से 645, 630 से 645 वे आपका हर्ष के समय आया था। ठीक है, किसके समय? तो हर्ष के समय। तो ध्यान रखेंगे 630 से 45। तो आप लोग इसको अरेंज कर लीजिएगा। इस प्रश्न का सही आंसर आपका क्या बन जाएगा? तो ये इसका सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए, और जो अगला प्रश्न है इसको हम लोग देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि सातवाहन शासकों ने मात्र नाम जैसे कि गौतमीपुत्र सतकर्णी को अपनाया था। हाँ, अपनाया था। इसका कारण ये बता रहा है कि उसका उत्तराधिकार व्यवस्थित मात्र सत्तात्मक एवं मात्र वंशी ही रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखा जाए तो उपाधि केवल माँ के नाम से यहाँ पर ली जाती थी, तो इसका क्या हो जाएगा? ये सही है, परंतु आर गलत है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इस प्रश्न का सही आंसर सी बन जाएगा। चलिए, सी इसका सही आंसर है। और आगे देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि जैन धर्म के बारे में पहला कथन कह रहा है कि वल्लभी परिषद 5 से 6वीं शताब्दी श्वेतांबर आगमों का लिखित संकलन हुआ था। तो अगर हम लोग देखें तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि दिगंबर परंपरागत मूल आगमों के लुप्त होने को स्वीकार करती हैं, ये भी सही है। तीसरा वाला गलत है, क्योंकि पाटलिपुत्र परिषद में
सत्ता सत्तार्थ सूत्र का संकलन हुआ है, तीसरा गलत है। एक दो सही है, सही आंसर क्या बन जाएगा, ए सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे देख लेते हैं। महेदोल जो बाघ की गुफाएं हैं वह अजंता की किन कालों से संबंधित है, ये दोनों गुफाएं, तो ये दोनों जो गुफाएं हैं ये संबंधित है आपका गुप्त काल वाकटक वंश से संबंधित है। ठीक है, गुप्त काल वाकट वंश से संबंधित है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही बन जाएगा। आइए आगे देख लेते हैं, यहाँ पर बताना है कौन सा इनमें से एक गलत है। ठीक है, नासिक, तो यहाँ पर देखा जाए तो नासिक का जो अभिलेख है, नासिक का अभिलेख तो हाँ ठीक है, गौतमीपुत्र सतकर्णी संबंधित सही हो जाएगा। हाथी गुम्फा खारवेल से संबंधित है, भीतरी का स्कंद गुप्त से संबंधित है, स्कंद गुप्त से संबंधित, सी गलत हो जाएगा। गिरनार रुद्रदामन से संबंधित है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, सही बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पर कह रहा है, इसमें गलत ही पूछ रहा था ना, अगला यहाँ पर कह रहा है कि यात्री दिए गए और देखा जाए तो किसके समय में ये आया था। ठीक है, तो इब्ने बतूता, अगर हम लोग देखें तो ये मोरक्को का यात्री था, ये आया था आपका दिल्ली सल्तनत में जो मोहम्मद बिन तुगलक है उनके समय में। ए में दो, ठीक है, ए में दो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये वाला ऑप्शन पूरा, ये ऑप्शन पूरा कट गया। ठीक है, और बी में यहाँ पर देखा जाए तो निकोलस कुंटी किस समय आया था, निकोलस कुंटी आया था विजयनगर साम्राज्य में ना, तो इसी के बारे में तो उसने लिखा था कि सबसे अच्छा साम्राज्य है ये चल रहा, निकोलस कुंटी लिखा था ना, तो बी में एक चला जाएगा, बी में एक। अगर आपको ये वाला याद है, दूसरा वाला ऑप्शन जैसे बी पता है कि विजयनगर साम्राज्य में आए थे, तो अगर आप लोग चाहें तो आसानी से निकाल सकते हैं, केवल ए ऑप्शन यहाँ पर सही बन जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग और इनको देख लीजिए। अब्दुल रज्जाक आपका विजयनगर से संबंधित है, दोमिंगो पयासी आपका बमनी क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर सही बन जाएगा। और आगे बढ़िए, अगला करिए, यदि आप किसी स्मारक में चार बाग योजना प्लस पृथ्वीद्वारा जो शैली है वो प्लस संगमरमर का गुंबद, जो गुंबद है यह स्थापत्य कला अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये किसके समय में सबसे अधिक दिखाई देगा, तो ये मुगल काल के बारे में ही है। ताजमहल देख लीजिए, उसमें सारी चीज़ें आपको दिखाई दे जाएंगी। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर क्या बन जाएगा, आपका सही बन जाएगा। और आगे बढ़िए, अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, गलत कथन बताना है, इनमें से कौन सा एक गलत है। इसको अगर हम यहाँ पर देखिए विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय अमुक्त माल्यात से संबंधित है, ये सही हो जाएगा। बहमनी आपका बीदर मोहम्मद गवा खां, ये भी सही हो जाएगा। अहमदनगर के निजाम शाही मलिक अंबर इसके संस्थापक, ये सही हो जाएगा। मैसूर में हैदर अली और मुशरिफ ए मुंशी बता रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो गलत कौन सा है, तो डी। ठीक है, यहाँ पर डी गलत है, इसको मिला लीजिएगा, इसका सही आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, एकर एकर कर का नारा किस किसान संघर्ष से जुड़ा था, तो ये आपका जुड़ा था बारदौली सत्याग्रह से, और देखा जाए तो 1928-28 में हुआ था। बारदौली की जो महिलाएं हैं वो पटेल जी को सरदार की उपाधि देती हैं। ठीक है, गांधी जी के कहने पर, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, एकर एकर का जो कर है वो बारदौली से जुड़ा हुआ था। ठीक, चलिए और आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। साइमन कमीशन का आगमन, गांधी इरविन समझौता, कराची अधिवेशन जब हुआ था और मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव इस समय पास किया गया था। पुणे समझौता, ठीक है, पूना पैक्ट जो है उसके बारे में, तो सबसे लास्ट में तो पुणे पैक्ट यहाँ पर हुआ था। देखिए साइमन कमीशन का आगमन, सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए तो साइमन कमीशन का आगमन होता है। ठीक है, उसके बाद गांधी इरविन समझौता, फिर कराची अधिवेशन, फिर पुणे समझौता, ये तो सभी क्रम से मिल रहे हैं, सभी तो क्रम से हो जाएंगे ना। गांधी इरविन समझौता होने के बाद यहाँ पर देखा जाए तो गांधी जी प्रथम दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं, फिर वहाँ से आते हैं तो भारत में जब 1931 का कराची का अधिवेशन होता है तो गांधी जी को काला झंडा वगैरह दिखाया जाता है, तो कराची अधिवेशन उसके बाद ही होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो जो भगत सिंह जी वगैरह लोग हैं उन लोगों के लिए इन्होंने जो राजनीतिक बंदी होते हैं उनकी उपाधि नहीं दिलवा पाए थे, तो तीसरा वाला ऑप्शन इसके बाद ही आएगा, यानी कि एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, फिर चार आ जाएगा। ठीक है, आप लोग बिना इसकी डेट लिखे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, सही बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न कह रहा है गदर पार्टी के मुख्य उद्देश्य क्या थे, लाला हरदयाल सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, 1913 वाला, उसके बारे में पहला प्रश्न कथन कर रहा है कि ब्रिटिश शासन का उखाड़ फेंकना, हाँ ये तो था। हिंसात्मक तरीके से स्वतंत्रता प्राप्त करना, ये भी था। भारतीय प्रवासी मजदूर को संगठित करना, ये भी था। स्वदेशी उद्योग का विकास करना, ये नहीं था। चौथा निकाल दीजिए, तो 1, 2, 3 यहाँ पर सही आंसर आपका क्या बन जाएगा, ए सही आंसर बन जाएगा। और आगे बढ़िए, अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि यदि 1946 की कैबिनेट मिशन योजना पूर्ण रूप से लागू हो जाती है तो भारत का विभाजन न होता।
तो भारत का संविधान किसके समान रहता? अगर भारत में देखा जाए तो जो कैबिनेट मिशन आया था 1946 वाला, इसको लोग हटा दिए थे ना, तो अगर इसमें ये प्रश्न पूछा गया कि ये लागू हो जाता और भारत का विभाजन नहीं होता, तो आज हम लोग जो भारत की चीज़ें देख रहे हैं वो किस प्रकार की बनती? तो स्विट्ज़रलैंड में यहाँ पर देखा जाए तो शिथिल संघ है ना, कई लोग मिल करके यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर लॉस कॉन्फिडेंशियल है, ये आपका शिथिल संघ से संबंधित है स्विट्ज़रलैंड के, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही बन जाएगा। ठीक, चलिए और आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है? ये प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो आईएनसी है उसके किस क्षेत्र में सुरक्षा बनाम स्वतंत्रता, सेफ्टी फर्स्ट वर्सेस फ्रीडम फर्स्ट का बड़ा वैचारिक टकराव देखने को मिलता है? तो त्रिपुरी संकट जो 1939 में हुआ था, महात्मा गांधी जी ने पट्टाभी सीतारामैया को अपना नियुक्त मतलब कि नियुक्त वो देखा जाए तो अपने तरीके से उनको नियुक्त करने के लिए उनका नाम आगे लाया था। बाकी जो चुनाव हुआ था, यहाँ पहली बार चुनाव भी हुआ था आईएनसी में, और इस समय सुभाष चंद्र बोस ही जीत जाते हैं, तो पट्टाभी सीतारामैया देखा जाए तो अध्यक्ष नहीं बन पाते, तो यहाँ पर त्रिपुरी में विवाद होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। लास्ट में न तो सुभाष चंद्र बोस जी बनते हैं, न तो सीतारामैया जी बनते हैं, और इसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद जी करते हैं। इसको ध्यान रखेगा, राजेंद्र जी करते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो त्रिपुरी संकट है उसी के बारे में ही बात हो रही है। ठीक है, ये सही है। और आगे अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अमेरिका की क्रांति, तो ये आपका 1770 से 80 के मध्य में हुई थी ना। फ्रांसीसी क्रांति, फिर 1857, फिर रूसी क्रांति। देखिए अगर यहाँ पे आप लोग देखना चाहें 1857 की क्रांति के बाद देखिए 1917 में रूस की क्रांति होती है, उसके पहले यहाँ पर 1857 में भारत की क्रांति होती है, जो आपका भारत है। तो यहाँ पर अगर 4 और 3 कहीं ऑप्शन में लास्ट में मिल जाए तो आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, 3 और 4 दो जगह मिल गया तो इन दोनों को तो आप लोग निकाल ही दीजिए। और अमेरिका की क्रांति पहले हुई थी, रूस की क्रांति अमेरिका क्रांति पहले हुई थी, फिर फ्रांस की क्रांति हुई थी, तो एक एक पहले रहेगा फिर 2 रहेगा। ठीक है, 1 2 3 4। इसका अगर हम लोग यहाँ पर सही आंसर देखें 89 का, तो यही बनेगा। ठीक, बिना यहाँ पर डेट लिखे आप लोग अगर यहाँ पर सॉल्व करना चाहें तो इसको कर सकते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। इन दोनों की डेट आप लोग देख लीजिएगा, 1780-85 के मध्य ये हुई थी, फिर उसके बाद 90 में शायद ये फ्रांसीसी वाली क्रांति हुई थी। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए और आगे देख लेते हैं हम लोग, इसमें आपका ए बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि दावा किया गया है कि फला डेल्टा एक्स सैलिनिटी का जोखिम मानसून के पश्चात बढ़ रहा है। तो जो लवणता है उसका जोखिम मानसून के पश्चात बढ़ रहा है, तो क्या होगा? जैसे डेल्टा वाले क्षेत्रों में देखा जाए तो मानसून और जो सैलिनिटी है उसका संबंध यहाँ पर पूछा गया है। देखिए जो कोई बांध होता है ना, उसके ऊपरी वाला जो क्षेत्र होता है उसमें अगर देखा जाए तो मीठे जल का प्रवाह कम हो जाएगा, यानी सैलिनिटी क्या हो जाएगी, तो बारिश होने के बाद सैलिनिटी जो होती है वो आपका घट जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होना चाहिए। ऊपरी प्रवाह में बने बांध के कारण मानसून के बाद मीठे जल का जो प्रवाह होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर सही होना चाहिए। ए ऑप्शन सही भी है, ये लगा लीजिए आप लोग। चलिए और आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि भारत में गोंडवाना कोयला और तलचर कोयला के बारे में मुख्य अंतर क्या दिखाई देता है? ठीक है, इसको अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो गोंडवाना कोयला पुराना और अधजला होता है, तलचर नया और उच्च ग्रेड का होता है। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो इन तीनों ऑप्शन में से कोई भी सही नहीं है। इसका सही आंसर आपका डी बन जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, थोड़ा सा लंबा चौड़ा प्रश्न है। बाकी यहाँ पर जो चीज़ें दी गई हैं बिल्कुल ही अपोजिट दी गई हैं एक दूसरे के, तो कोई भी सही नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग इसको देख लीजिएगा, प्लीज़ कमेंट ना कीजिएगा, बस इसमें यह है कि कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, चलिए और आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। मूंगफली, तिल और बाजरा, उपर्युक्त में से कौन सी फसल जो है वो मुख्यतः वर्षा पर आधारित फसल है? तो तीनों ही है, बाजरा, तिल और मूंगफली सभी यहाँ पर देखा जाए तो वर्षा पर आधारित फसल है भारत में, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। और आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल, छोटा नागपुर, खासी, उपयुक्त उच्चावच आकृति के पश्चिम से पूर्व यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो सबसे पूर्व में सबसे पहले इसको ध्यान रखिए कि जो गारो खासी जयंतिया है वहीं पर खासी हो जाएगी आपकी। तो हाँ, यहाँ पर खासी यहाँ पर चौथे नंबर पर आएगी। ठीक है, जो खासी चौथे पर दिया है। ठीक, ये हो जाएगा।
फिर उससे पहले जस्ट छोटा नागपुर का पठार आता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में मालदा गैप है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, मालदा गैप उसके मतलब ये हो गया। इसके जैसे छोटा नागपुर पठार है, उसके जस्ट पश्चिम में आएंगे तो आपको मैकाल की पहाड़ी दिखाई देगी। ठीक है, जहाँ से कई नदियाँ भी निकलती हैं। तो यहाँ पर आपका 2 बन जाएगा मैकाल वाला। और सबसे पूरब मतलब सबसे पश्चिम में अगर यहाँ पर देखें तो महादेव हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो सीरियल नंबर सही दिया है, 1 2 3 4, ये ऑप्शन यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, सही बन जाएगा। ठीक है, चलिए, ये जो महादेव की पहाड़ी है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लगभग आसपास में है ये, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही बन जाएगा। आगे देख लेते हैं, अगला कह रहा है कि भारत में मानसून ब्रेक की स्थिति में सबसे सही कथन क्या है। मानसून ब्रेक हो गया। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग यहाँ पर देखें, यानी कि मानसून सही समय से नहीं आया या फिर मानसून आया भी तो थोड़ा सा बारिश हुई, इसके बारे में प्रश्न है। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। देखिए, उत्तर पश्चिमी भारत में कम वर्षा होगी और पूर्वोत्तर व पश्चिमी तट पर देखा जाए तो तट पर वर्षा जारी रहती है। देखा जाए तो सही ऑप्शन यहाँ पर क्या बनेगा आपका, सी सही ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा कम होगी और पूर्वोत्तर वाले क्षेत्र में, जैसे कि आपका वो देख लीजिए मेघालय वाला एरिया, वहाँ पर बारिश अधिक होगी। और जो पश्चिमी तट है यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो पश्चिमी घाट है, वहाँ पर बारिश लगभग ठीक ठाक मात्रा में होगी। पूरी तरीके से उत्तर भारत में बारिश नहीं हो पाएगी। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। ठीक, चलिए, अगला कह रहे हैं यहाँ पर कुरनकुलम जो परियोजना है, ये आपका कैसी परियोजना है, तो परमाणु परियोजना है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सही बन जाएगा, न्यूक्लियर पावर से संबंधित है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसे मध्यरात्रि सूर्य की भूमि कहा जाता है। तो वही आपका टुंड्रा वाला जो क्षेत्र है, पोल वाला क्षेत्र, वो आपका मध्यरात्रि में यहाँ पर सूरज निकल सकता है। ठीक है, 6 महीना दिन और रात होता है, तो यहाँ पर हमेशा ही सूरज दिखाई देता है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया उसको देख लेते हैं क्या है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जनसांख्यिकी संक्रमण डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का चौथा चरण देखने को मिलता है। चौथे चरण में यहाँ पर देखा जाए तो जनसंख्या तेजी से कम होती है और जो कार्यदल वाली जनसंख्या है, जो कार्य करने वाली जनसंख्या वो भी कम होती है, क्योंकि यहाँ पर जो अवस्था होती है चौथी बुढ़ापे वाली वो आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो ये चीज़ें कहाँ पर अभी दिखाई दे रही हैं, पश्चिमी यूरोप में दिखाई देती हैं। पश्चिमी यूरोप में कहने का मतलब ये है कि जो आपके विकसित देश हैं, जैसे इंग्लैंड वगैरह हो गया, इटली, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, ये सब देश हो गए आपका पश्चिमी यूरोप में आपका जनसांख्यिकी संक्रमण का चौथा चरण दिखाई देता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही बन जाएगा। यदि ग्रीनविच जो 0 डिग्री लाइन है दोपहर 12 बजे है वहाँ पर, तो टोक्यो जापान में 35.5 डिग्री अगर पूर्व होगा तो क्या होगा भैया, तो अगर हम लोग इसको देखें तो 135 डिग्री पूर्व जाइए यहाँ पर, तो अगर देखा जाए तो 3 घंटे केवल कम कर दीजिए, नहीं तो वहाँ पे थोड़ा सा और पीछे आएंगे, जैसे यहाँ 12 बज रहा है ग्रीनविच पे, थोड़ा सा और पीछे आएंगे अटलांटिक सागर में, तो ये आपका बराबर हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि 3 घंटा इधर ज़्यादा हो जाएगा, एक रात का पूरा अंतर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर 0 डिग्री से केवल आपको जापान में पूछ रहा है, जापान यानी टोक्यो में ही पूछ रहा है, 135 डिग्री पूर्व में है। अगर आप लोग इसको निकालेंगे तो ये 9 बज जाएगा। ठीक है, यानी कि वहाँ अगर 12 बज रहा है तो यहाँ रात के 9 बज जाएंगे। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, 9 PM। और आगे बढ़िए, अगला प्रश्न कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान ठंडी समुद्री धाराओं से सीधे प्रभावित नहीं होता है। तो अटाकामा जो आपका दक्षिणी अमेरिका में अवस्थित है, चिली में, तो ये सीधे सीधे प्रभावित होता है, क्योंकि यहाँ पर जो ठंडी पेरू की जलधारा चलती है उसी की वजह से तो यहाँ ये रेगिस्तान बना हुआ है। तो ए ऑप्शन तो नहीं होगा इसका, मतलब देखा जाए तो ये ऑप्शन तो होगा। दूसरा देख लेते हैं, कह रहा है कि गोबी का मरुस्थल, गोबी का मरुस्थल तो चीन मंगोलिया के मध्य स्थित है ना, ये नहीं होगा। इससे कोई भी ठंडी धारा नहीं टकराती, मतलब कोई भी जो शीतकालीन जो धाराएं होती हैं उसका कोई मतलब नहीं है। तो बी ऑप्शन तो यहाँ पर सही होगा। नामीबिया, ये भी आपको देखेंगे कि बोत्सवाना वगैरह, मतलब कि यहाँ अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर अवस्थित है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, और सहारा वाला भी नहीं होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, सही ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि लोकसभा की कार्य मंत्रणा जो समिति होती है उसके बारे में कुछ कथन यहाँ पर दिए गए हैं, 3 कथन कार्य मंत्रणा के बारे में, तो यहाँ पर आपको सही बताना है। पहला कह रहा है कि कार्य मंत्रणा समिति का मुख्य कार्य सदन के कार्य और समय के वितरण तथा विधायकों की प्राथमिकता तय करता है, सही है। इस समिति के अध्यक्ष लोकसभा स्पीकर के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये गलत हो जाएगा। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या है, कह रहा है कि लोकसभा में इस समिति अधिकतम 15 सदस्य होते हैं, जबकि राज्यसभा से 11 सदस्य, ये सही है। इसमें सही ही पूछ रहा था, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1 और 3 सही ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। ठीक है, चलिए, सी सही ऑप्शन है। और आगे देख लेते हैं।
अनुच्छेद 18 के बारे में जो उपाधियों का अंत करता है उसके बारे में कथन और कारण है। कथन यहाँ पर कह रहा है कि भारत रत्न और पद्म पुरस्कार जैसी जो राष्ट्रीय सम्मान व्यवस्थाएं हैं, संविधान के अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियां संविधान के अनुच्छेद जो 18 है उसके तहत उपाधि मानी जाती है, क्योंकि ये राज्य के द्वारा प्रदान सम्मान है। ठीक है, राज्य के द्वारा ये प्रदान सम्मान है। अगर हम लोग इसको देखें तो ये तो गलत हो जाएगा ना। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ऐसी राष्ट्रीय सम्मान वैध हैं, बशर्ते उन्हें नाम के आगे या पीछे के रूप में प्रयोग में न लाया जाए, ताकि वे उपाधि का स्वरूप ले न लें। तो अगर हम लोग इसको देखें तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये बयान आया था। यानी कि कारण आपका यहाँ पर सही है, कथन गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान राष्ट्रपति के संबंध में गलत है। राष्ट्रपति के बारे में गलत कथन यहाँ पर बताना है। ठीक, पहला कह रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव में पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने पर दल बदल की जो सीट है उसको खाली करवाता है, राष्ट्र नहीं करवाता भैया, ये लोकसभा का स्पीकर करवाता है। ठीक है, यहाँ पर सीधे सीधे अध्यक्ष लोकसभा स्पीकर लिख लीजिए, लोकसभा अध्यक्ष। कोई भी अगर जारी कर देता है तो उसके विपरीत में कोई वोट नहीं डाल सकता, नहीं तो एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा उसके ऊपर। पहला वाला गलत हो जाएगा, बाकी अन्य सभी सही हैं। तो इसको हम लोग देखें तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ही मिल गया आपका, केवल एक, तो ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे देख लेते हैं। सीएजी के बारे में प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्या है, कह रहा है कि सीएजी की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है। तो सीएजी के ऊपर अगर कोई उचित कार्रवाई अगर करनी है तो ये जिम्मेदारी किसकी होती है, तो ये हो जाएगी आपकी संसद की। ठीक है, हटा देते हैं तुरंत लोग इनको, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। अगला जो यहाँ पर प्रश्न है ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 137 का अनुच्छेद है उसके बारे में 4 कथन दिए गए हैं, इसमें से क्या बताना है, सही बताना होगा। अनुच्छेद 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय आदेशों की पुनर्विचार करने की शक्ति प्राप्त है। हाँ, ये तो प्राप्त है। ठीक, पहला सही हो जाएगा। यह शक्ति केवल संसद के द्वारा बनाए गए कानून पर लागू होती है अथवा संविधान की व्याख्या पर नहीं लागू होती है। तो देखिए, संविधान की व्याख्या की बात कहीं भी आएगी तो ये इस पर लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट के जो जज वगैरह हैं इसको हटा सकते हैं। दूसरा वाला तो गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि इस शक्ति का प्रयोग संविधान, किसी कानून तथा सर्वोच्च न्यायालय के बनाए गए नियमों के अधीन किया जा सकता है। किसी भी कानून तथा सर्वोच्च न्यायालय के बनाए गए नियमों के अधीन किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो तीसरा ऑप्शन सही है। हाँ ठीक है, ये सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि उपचारात्मक याचिका की अवधारणा अनुच्छेद 137 के अंतर्गत स्पष्ट रूप से की गई है। नहीं, स्पष्ट रूप से नहीं की गई है। तो सही ऑप्शन 1 और 3 बन जाएगा यहाँ पर, ए ऑप्शन सही। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, ए ऑप्शन सही है। और आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। अगला जो प्रश्न उसको देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित वैधानिक संशोधनों से संबंधित प्रावधानों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा आपका 1992 में दिया गया था। 1992 में नहीं दिया गया था, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा तो जो दिया गया था तो ये 92 में ही दिया गया था। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। देखिए, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा तो 1992 में ही दिया गया था। 73वां संविधान संशोधन ये हुआ था ना, उसी के आधार पर। ठीक है, तो 1992 में 73वां संशोधन। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और सहकारिता समितियों के लिए विशेष प्रावधान, तो सहकारिता समितियों के लिए अगर विशेष प्रावधान देखा जाए तो यह 2011 में जो आपका 89वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें दिया गया था, संशोधन में। और आगे देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। ये सहकारिता समिति हो गई। और यहाँ पर क्या मिल रहा है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के लिए संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था। तो ये आपका 89वां संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में। ठीक है, 2003 में इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अभी ऊपर ये प्रश्न आया था, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो एसटी के लिए जनजाति आयोग बनाया गया था उसके लिए था। ठीक है, तो ये हो गया। और यहाँ पर देखा जाए तो भाषा अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, तो ये बनाया गया था आपका 7वां संशोधन हुआ था। 7वां संशोधन हुआ था, ये हुआ था 1956 में। ठीक है, 1956 में हुआ था। आप लोग इसको मिला लीजिएगा, सबसे पहले यही आ जाएगा 3। ठीक है, तो सबसे पहले 3 अगर आएगा तो ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही गायब हो जाएंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा, जैसे कि ये आपका 3 आ गया
फिर उसके बाद आपका 1 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। ठीक, सही ऑप्शन आपका ए बन जाएगा यहाँ पर, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए और आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। अगला जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है। ये प्रश्न कह रहा है, यहाँ पे एक कर लीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि अनुच्छेद 250 के तहत आपातकाल की अवधि में संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकते हैं। इस संदर्भ में कथन और कारण यहाँ पर दिया गया है। इसको थोड़ा सा आप लोग देखेंगे 250 कैसे हो सकता है, लेकिन यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का अगर हम सही आंसर देखें क्या बन जाएगा। पहले यहाँ पर जो प्रश्न है उसको पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया ये क्या कह रहा है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि आपातकाल की समाप्ति के साथ ही संसद के द्वारा अनुच्छेद 250 के अंतर्गत बनाए गए सभी कानून स्वतः समाप्त हो जाते हैं और उनका कोई भी प्रभाव आगे नहीं रहता है। तो ये गलत हो जाएगा भैया। ठीक है, पहला वाला गलत है। इसका कारण ये है कि संविधान में यह प्रावधान है कि अनुच्छेद 250 के तहत बनाए गए ऐसे कानून आपातकाल की समाप्ति के पश्चात भी एक निर्धारित अवधि तक प्रभावी रहते हैं, ताकि राज्यों को अपने विषय पर कानून बनाने का अवसर मिल सके। ठीक है, कारण सही है, कथन गलत है। इस प्रश्न का अगर हम सही आंसर देखें तो ए गलत है, आर सही है, डी ऑप्शन बन जाएगा। ठीक, डी ऑप्शन बन गया। चलिए और आगे देख लेते हैं। भारत की आपातकालीन निधि के किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित और यह किसके अधिकार में रहती है। तो आपातकालीन 267 के अंतर्गत दी गई है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, इसका सही ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। 267 के अंतर्गत संचालित और राष्ट्रपति के अधिकार में ये होता है। ठीक, और आगे देख लेते हैं हम लोग। अगला जो प्रश्न क्या दिया गया है, कह रहा है कि न्यायाधिकरण जो ट्रिब्यूनल से उसके संबंध में 2 कथन यहाँ पर दिए गए हैं। सही बताना है कौन सा है। पहला कह रहा है कि भारत का संविधान न्यायाधिकरणों की स्थापना का प्रावधान करता है, ये संविधान में दिया गया है। चलिए हाँ सही है। और दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि न्यायाधिकरणों के निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा न्यायिक जुडिशियल रिव्यू से परे है। नहीं भैया, इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ठीक है, ये गलत है। तो केवल एक यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ये। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में जो आपका ये आपका सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स बनाया गया था। बी सही है। आगे कह रहा है कि यहाँ पर जो छावनी परिषद होता है, देखिए 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें बताना सही कौन सा है। छावनी परिषद एक असंवैधानिक स्थानीय निकाय होता है। हाँ, ये बोर्ड जो कैंटोनमेंट एरिया होता है वहाँ पर अलग सा शासन होता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। गृह मंत्रालय के अधीन कार्य नहीं कर, अगर हम लोग देखें तो हाँ ये सही है, मतलब ये गलत है क्योंकि गृह मंत्रालय के अधीन कार्य नहीं करता है। नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत है। दूसरा वाला गलत है। ठीक है, गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अगला इसमें कह रहा है कि छावनी परिषद के सभी सदस्य निर्वाचित होते हैं, सभी सदस्य निर्वाचित नहीं होते हैं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। चौथा कह रहा है कि परिषद में निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य होते हैं। यहाँ ये सही है। इस प्रश्न में क्या पूछा था, तो पूछा था सही कौन सा है ना, तो 1 और 4 हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही होना चाहिए। 110 का डी, हाँ ठीक है, इसमें डी दे रखा है, डी सही है। चलिए और आगे देख लेते हैं। 213, तो ये राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123 से आपका राष्ट्रपति की होती है। ए में 2 चलाइए, ए में 2 कई जगह मिल रहा है, ये गलत हो जाएगा। चलिए अनुच्छेद यहाँ पर जो 300 है, ये तो पता ही होगा ना, व्यापार वगैरह करने के लिए है ये। ठीक है, तो भारत और राज्य के विधिक देयता, नहीं यहाँ पर तो ये नहीं होगा। अगर हम लोग यहाँ पर देखें केंद्र और राज्यों की देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो अनुच्छेद 275 जो है इसको देख लेते हैं। ये केंद्र और राज्यों के मध्य जो अनुदान दिया जाता है उसके बारे में है ये। ठीक है, तो 275 केंद्र राज्यों के अनुदान, यानी कि बी में 3 चला जाएगा। बी में 3, हाँ इसको देख लेते हैं। 3 तो वैसे ही कट गया है यहाँ पर, तो ये ऑप्शन तो यहाँ पर ए बन जाना चाहिए। ठीक है, 3 तो वैसे ही कट गया है ना, क्योंकि ए में आपका 2 होगा, तो बी तो ऑप्शन निकल आया। लेकिन इसको देख लेते हैं। अनुच्छेद 300 के अंतर्गत भारत और राज्यों के मध्य जो विधिक देयता होती है, लीगल लाइबिलिटी होती है, इसको देखा जाता है। और जिला न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायिक सेवाओं की भर्ती, ये आपका अनुच्छेद 234 में दिया गया है। ठीक है, डी में 1 हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन सही है। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि भारत में रोजगार विहीन जो विकास होता है, इसकी चर्चा के संदर्भ में कुछ कथन यहाँ पर दिए गए हैं, उसके बारे में यहाँ पर आपको सही बताना है। ठीक है, जो रोजगार विहीन विकास भारत में हो रहा है उसके बारे में यहाँ पर अगर हम देखें तो विनिर्माण क्षेत्रों का योगदान रोजगार सृजन की अपेक्षा उत्पादन वृद्धि पर अधिक केंद्रित रहा है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। और आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि नरसिम्हन समिति किससे संबंधित है। रंगराजन समिति, वाघुल समिति और यहाँ पर खान समिति। तो देखिए नरसिम्हन समिति जो है
इसको अगर हम लोग देखें तो बैंकिंग सुधार से संबंधित है, 1991 से 98 की मध्य ये रही थी। ठीक। दूसरा रंगराजन समिति, ये मनी मार्केट से संबंधित है, बी में 4। ठीक, बी में 4 अगर चाहे तो यहाँ से ऑप्शन आप लोग निकाल के ए बना सकते हैं। तीसरा वाला यहाँ पर कह रहा है कि वालू समिति ये आपका गरीबी अनुदान से संबंधित है, और यहाँ पर खान समिति ये आपका वित्तीय समावेशन से संबंधित है। ठीक है, बी में आपका 4 हो जाएगा, बी में 4 हो जाएगा, सी में आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, माफ कीजिए, सी में 2 हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा, ए सही है। और आगे बढ़िए, अगला कह रहा है कि यदि भारत में चालू खाता जो करंट अकाउंट है उसमें लगातार 5 वर्षों तक अधिशेष बना रहे तो वो कौन सी चीज है जो अधिक संभावित होगी। तो बचत खाते में अगर देखा जाए लगातार 5 वर्षों तक इसमें अगर ये बना रहता है, सेम बना रहता है, तो क्या मतलब है इसका। इसका मतलब ये होता है कि रुपए का मूल्य विश्व स्तर पर मजबूत होता चला गया। ठीक है, यानी कि रुपए का मूल्य बढ़ रहा है विश्व स्तर पर। ठीक, मजबूत हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, मजबूत हो रहा है। और आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि मान लीजिए भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले लगातार अवमूल्यन करता है, लेकिन इसमें से कौन सी परिणाम सबसे कम संभावित होगा। तो सबसे कम समस्या क्या होगी, सबसे कम परिणाम में अगर हम यहाँ पर देखें तो चालू खाते घाटा अपने आप देखा जाए तो धीरे धीरे कम हो जाता है, सबसे कम प्रभाव यही पड़ेगा। और आगे ब्राउन गुड्स, ये क्या होता है भैया, लैपटॉप, टेलीविजन और मोबाइल जो होती हैं ये आपका ब्राउन गुड्स के अंतर्गत आती हैं। सही ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, इसका बी सही ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, और आगे देख लेते हैं हम लोग, अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि यदि भारत में, ये सही, बी सही है, यदि भारत में माध्य आयु जो आपका मीडियन एज है उसके 15 से 28 वर्ष से बढ़ा करके 38 वर्ष कर दिया जाएगा तो आश्रित अनुपात क्या हो जाएगा। तो श्रम बल, माफ कीजिए, इसको अगर हम देखें तो श्रम बल की भागीदारी कम हो जाएगी ना इसमें। हाँ ठीक है, श्रम बल की भागीदारी इसमें कम हो जाएगी, सी ऑप्शन यहाँ पर क्या बन जाएगा, तो सही ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि मान लीजिए भारत सरकार ने अचानक बड़े पैमाने पर पूंजी व्यय जो कैपिटल एक्सपेंडिचर उसको बढ़ा दे और उसी समय आरबीआई रेपो रेट भी बढ़ा दे, तो क्या होगा भैया। रेपो रेट अगर बढ़ जाती है तो क्या होता है, सभी लोगों को पता है कि महंगाई यहाँ पर बढ़ जाएगी, यानी कि उधार वगैरह किसी को नहीं मिलेगा। तो इस प्रश्न का अगर हम सही आंसर देखें तो निजी निवेश भीड़ से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो निजी निवेश कोई नहीं कर पाएगा, यानी पैसे ही नहीं रहेंगे मार्केट में और किसी के हाथ में, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और आगे कह रहा है कि यहाँ पर सतत विकास वह विकास है जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को इस प्रकार पूरा करता है कि भविष्य की पीढ़ियां अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से वंचित न हो। तो ये आया था आपका बेटलैंड रिपोर्ट। ठीक, ये बेटलैंड रिपोर्ट 1972 में आया था। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। ये शायद यूरोपीय देश की राष्ट्रपति रह चुके थे बेटलैंड, इन्होंने ये रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, लिमिट टू ग्रोथ वाला। सी ऑप्शन यहाँ पर क्या बन जाएगा, तो सही बन जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा सर्वाधिक संभावनीय स्थान है जहाँ पर ये आपका कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में मिल सकते हैं। किशनपुर यूपी में, यहाँ तो नहीं मिलेंगे। मानस असम में, यहाँ भी नहीं मिलेंगे। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका देखा जाए उत्तराखंड वाला है, ये अस्कोट, यहाँ दोनों जगह मिल सकते हैं। ठीक है, तो सही ऑप्शन तो यहाँ पर 1 और 2 बन जाएगा। 1 2 कहाँ पे दे रखा है, ए में दे रखा है, ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। ठीक, चलिए और आगे देख लीजिए। नाभिकीय रिएक्टर न्यूक्लियर रिएक्टर में स्वतः पोषित श्रृंखला अभिक्रिया सेल्फ सस्टेंडेड चेन रिएक्शन संभवतः होता है। ये कैसे होता है, अगर हम लोग इसको देखें तो ये हो जाएगा आपका प्रत्येक विखंडन अभिक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक न्यूट्रॉन निर्मुक्त होती है, ये सही हो जाएगा। न्यूट्रॉन विखंडन प्रक्रिया में तुरंत हिस्सा लेते हैं, तो ये गलत हो जाएगा दूसरा वाला। और तीसरा वाला जो ऑप्शन है इसको देखें अगर हम लोग, तो ये कह रहा है कि फर्स्ट न्यूट्रॉन ग्रेफाइट द्वारा धीमे किए जाते हैं। हाँ, ग्रेफाइट डाल करके ये जो रिएक्शन है उसको रोका जाता है, मतलब कि रोका किया जाता है, स्लो किया जाता है। ठीक है, तो ये तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथा कह रहा है कि विखंडन प्रक्रियाओं में निर्मुक्त हर न्यूट्रॉन के आगे विखंडन की शुरुआत करता है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 1 और 3 यहाँ पर कहाँ दे रखा है, बी में दे रखा है, बी सही ऑप्शन बन जाएगा। ठीक, चलिए और आगे देख लीजिए। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और सबसे पहले से सबसे अंत में और सबसे आखिरी में यहाँ पर क्या आएगा, तो आप लोग इसको भैया रट लीजिएगा। यहाँ पर सही ऑप्शन आपका बन जाएगा, सही ऑप्शन आपका बन जाएगा बी। ठीक है, 3 4 2 1, अगर पीछे से करेंगे तो 1 2 3 4 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए और आगे देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, 1 विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, यानी कि वो बेसिक होगा। तो बेसिक यहाँ पर अगर देखा जाए तो 7 तो न्यूट्रल होता है, 5 एसिडिक होता है, 1 एसिडिक होता है,
न्यूट्रल साथ होता है, उसके बाद बेसिक देना चाहिए, तो बेसिक नहीं, यानी उसमें से कोई नहीं आंसर होगा डी। ठीक है, आगे कह रहा है कि तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक मीथेन होता है। तो जो लिक्विड आपका गैस होती है, एलपीजी होती है, इसमें मुख्य घटक आपका मीथेन बता रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। मीथेन घरों तथा कारखानों में जलाने के लिए सीधे प्रयोग में लाई जाती है, जहाँ ये पाइपलाइनों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, आर सही है, ए गलत है। सही ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही बन जाएगा। चलिए, और आगे कह रहा है निम्नलिखित प्राणी जात पर विचार कीजिए। लायन टेल मकाऊ, ये प्रश्न क्या पूछ रहा है, उपयुक्त में से कितने आमतौर पर रात्रि चर यानी कि सूर्यास्त के बाद अधिक सक्रिय हो जाते हैं, तो ये तो नहीं होगा भैया। ठीक है, और सांबर हिरन ये भी नहीं होगा, मालाबार सीवेट ये हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो केवल एक होना चाहिए ना। 125 का क्या आंसर दिया हुआ है, बी केवल दो। तो यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखिए, सांबर जो हिरन है, सांबर डियर, ये भी आपका देखा जाए तो सांबर डियर कह रहा है रात्रि चर है या सूर्यास्त के बाद ये अधिक सक्रिय हो जाते हैं। मालाबार सीवेट तो है, ये आपका लैंड टेल मकाऊ ये नहीं होना चाहिए, तो दो और तीन होना चाहिए। देखिए यहाँ पर सही ऑप्शन आपका केवल दो दे रखा है, इनमें से एक रात्रि चर देखा जाए तो नहीं है। वैसे ये सांबर जो हिरन है ये भी रात्रि चर होना चाहिए। चलिए, इसको आप लोग देख लीजिएगा, इस प्रश्न में सही आंसर आपका बी बनाया गया है। और आगे देख लेते हैं हम लोग अगला जो प्रश्न है उसको। ये प्रश्न वैसे यहाँ पर लायन टिल मकाऊ जो है ये रात्रिचर नहीं होना चाहिए। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि जैव विविधता के संदर्भ में कुछ सांपों में अंगों का लोप हो गया है, तो जिस अंग का आप प्रयोग नहीं करेंगे वो उसका लोप हो जाता है। ठीक है, तो प्राकृतिक चयन ये करती है कि जो सर्वाइव करने के लिए योग्य होता है वही कर पाता है, अन्यथा वो चीज़ धीरे धीरे क्या हो जाती है, तो विलुप्त हो जाती है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, प्राकृतिक चयन करती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण के बारे में प्रश्न है, निम्नलिखित में से कोशिकांग में किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। तो लाइजोसोम ऑन और यहाँ पर सेंट्रोसोम, इसकी भूमिका अधिक होती है। हाँ ठीक है, अधिक होती है नहीं, यहाँ पर अगर देखा जाए तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम जो होता है ये आपका देखा जाए तो सही ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण यही होता है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, बाकी अन्य तीनों गलत है, इसको ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन सही कर लीजिए। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, सामान्यतः स्त्री की आवाज़ जो पतली होती है उसका कारण क्या है, पुरुषों में अधिक होता है। देखिए पिच जो होता है, पुरुषों की आवाज़ ज़्यादा दूर तक फैल के जाती है और महिलाओं की आवाज़ देखा जाए तो पतली होती है और ज़्यादा दूर तक जाती है। ठीक है, पुरुषों की आवाज़ ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाती, तो यहाँ पर देखा जाए तो पिच डिपेंड करती है, पुरुषों की तुलना में अधिक होती है महिलाओं के पास, तो ए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी चुंबकीय क्षेत्र जो मैग्नेटिक फील्ड की इकाई नहीं है इनमें से। तो एम्पियर मीटर होती है, एम्पियर पर मीटर होती है, एम्पियर मीटर नहीं होती ना, हाँ एम्पियर मीटर नहीं होती है, एम्पियर पर मीटर होती है। ठीक है, यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये होती है गॉस टेस्ला ये सब होते हैं, लेकिन एम्पियर मीटर नहीं होती, एम्पियर पर मीटर होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, नहीं पूछ रहा था, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, नहीं पूछ रहा था। अगला कह रहा है कि किन जीवों को आर विटेकर के द्वारा किंगडम प्रोटिस्टा में शामिल किया गया है। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो एक कोशिकी शैवाल, डायटम, स्लाइम और यहाँ पर मोल्ड्स और प्रोटोजोआ, ये सभी अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो प्रोटिस्टा में शामिल होते हैं। 130 का सही आंसर आपका डी बन जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे देख लेते हैं हम लोग। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है क्या कह रहा है, बढ़ते क्रम में आपको यहाँ पर बताना है जो आपका टेक्स्टोनॉमी है उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ पर प्रजाति आ जाएगी, वंश आ जाएगा, कुल आ जाएगा, गण आ जाएगा, फिर वर्ग आ जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। और आगे बढ़िए, कह रहा है कथन की सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2025 का 17वां संस्करण 31 से 25 में मेघालय के उमरोई में आरंभ हुआ था। ये तो गलत हो जाएगा भैया। नोमैडिक एलिफेंट ये भारत और मलेशिया के मध्य होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा, दोनों ही गलत है। इस प्रश्न का सही आंसर आपका डी बन जाएगा। ठीक है, चलिए गलत सही पूछ रहा था ना, तो ये आपका डी हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही गलत है। 132 का डी ही दिया है ना, हाँ ठीक है, 132 का डी है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, मेकांग गंगा देशों के लिए बोधि यात्रा किस राज्य के द्वारा शुरू की गई थी। तो ये बिहार के द्वारा कि उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू की गई थी ना, ये यूपी के द्वारा शुरू की गई थी बोधिसत्व यात्रा। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे, बोधि यात्रा इसको बोला जाता है।
ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में 2025 में किस वीरांगना की 300वीं जयंती मनाई गई है? तो अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती मनाई गई है मध्य प्रदेश वाले क्षेत्रों में, ठीक है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा और आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि 2025 के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है तो महेंद्र सिंह धोनी को, ठीक है। अगला कह रहा है कि ग्लोबल जेंडर गैप 2025 की रिपोर्ट आई थी, इस रिपोर्ट में विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है? इसको अगर हम देखें तो हाँ ये सही है। यह रिपोर्ट बताती है कि भारत की स्थिति 2024 में सुधरी हुई है। भैया सुधरी कहाँ है? ये थोड़ा सा अगर देखा जाए तो ये नीचे गई है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, ये गलत हो जाएगा, ये आपका गलत है दूसरा वाला। तीसरा वाला यहाँ पर कह रहा है कि रिपोर्ट के अनुसार आइसलैंड लगातार शीर्ष स्थान पर बना हुआ है, हाँ ये सही है। तो 1 और 3 यहाँ पर सही हो जाएगा, 1 और 3 काम दे रखा है, सी में दे रखा है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए और आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। अगला जो प्रश्न यहाँ पर दिया गया है इसको देख लेते हैं, सी ऑप्शन कर लीजिए यहाँ पर। 136 का सी ऑप्शन ही दिया गया है ना, हाँ ठीक है। चलिए अगला यहाँ पर कह रहा है कि हाल ही में सीबीआई के द्वारा ऑनलाइन बाल यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो इस अभियान का नाम यहाँ पर पूछा गया है ना, अभियान का नाम ऑपरेशन हॉक हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। और आगे बढ़िए। अगला कह रहा है कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत का 14वां स्थान आया था, ठीक। और आगे कह रहा है कि भारत किस देश को पछाड़ करके विश्व चाय निर्यात में तीसरे स्थान पर आ गया? देखिए भैया चाय निर्यात में वैसे भारत दूसरे स्थान पर है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो श्रीलंका को पीछे करके भारत तीसरे स्थान पर आया है, पुराना करंट अफेयर है, अब दूसरे पर है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए और आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि एशियाई महिला कबड्डी चैंपियंस 2025 के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? देखिए इसका आयोजन दिल्ली में बता रहा है, तो आयोजन इसका तो ईरान में हुआ था, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ईरान को हराकर भारत छठी बार जीता है। देखिए 2000 शायद 2005 से ये चालू हुआ था, पहली बार भारत में हुआ था हैदराबाद में, तो दोनों ही ऑप्शन गलत है, छठी बार नहीं जीता है ये, दोनों ऑप्शन गलत है, तो सही ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 2025 में नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? तो सूर्य जी को, यानी कि सूर्यकांत जी को नियुक्त किया गया है नालसा का अध्यक्ष, ठीक है, कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 में रियो डी जेनेरियो में ये बैठक हुई थी, इसके बारे में यहाँ पर आपको सही कथन बताना है, कौन सा सही है? तो इस सम्मेलन के नेताओं के दस्तावेज में पहली बार डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को स्पष्ट शब्द उल्लेख किया गया है और संस्थागत फॉलो अप दर्ज हुआ है। सी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। अगला कह रहा है यूनेस्को ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में कुछ कथन यहाँ पर दिए गए हैं, सही कथन बताना है, ठीक है, आपका शिक्षा के लिए जो यूनेस्को की रिपोर्ट आई है 2025 की उसमें, ठीक है। इस प्रश्न को अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो पहला कह रहा है कि भारत में प्राथमिक शिक्षा में जो आपका जेंडर प्राइमरी इंडेक्स है इससे 1 से ऊपर प्राप्त स्थान किया है, ये सही हो जाएगा। दूसरा वाला देख लेते हैं, कह रहा है कि भारत में माध्यमिक शिक्षा के 90% नामांकन प्राप्त किए गए हैं, लक्ष्य पूरा किया गया, ये गलत है। रिपोर्ट के अनुसार भारत की यहाँ पर देखा जाए तो ईडी टेक नीति ने डिजिटल विभाजन को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया, ये गलत हो जाएगा। भारत अभी भी एसडीजी 4 के लिए जो एसडीजी 4 है इसके 2030 के लक्ष्यों के पीछा करते हुए, मतलब कि ये चल रहा है, इसके पूरा करने के बारे में सोच रहा है, तो चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 और 4 इसका सही आंसर आपका क्या बन जाएगा? तो ए बन जाएगा, ठीक है। और आगे देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि समय परिप्रेक्ष्य मई 2025 भारत के अमेरिका के साथ क्वांटम कंप्यूटिंग अनुसंधान यानी कि जो रिसर्च है उसमें रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यह दर्शाता है कि भारत अब केवल क्वांटम कंप्यूटिंग का उपभोक्ता न रह करके सह विभाजक बन रहा है, जिससे उसकी तकनीकी संप्रभुता भी बढ़ेगी। ये ऑप्शन यहाँ पर क्या बन जाएगा? आपका सही बन जाएगा। अगला कह रहा है यहाँ पर कि वाइल्ड लाइफ फंड जो वर्ल्ड वाइड फंड है वो प्रतीक किसका है? तो ये देखा जाए तो जॉइंट पांडा का प्रतीक किसका है, ठीक, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इकोलॉजी किसका अध्ययन करता है? तो जीव और वातावरण के बीच का जो अध्ययन होता है उसी को इकोलॉजी कहते हैं, ये सही हो जाएगा। अगला कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस ये आपका 5 जून को मनाया जाता है। ए में दो कहाँ कहाँ मिल रहा है? चलिए दूसरा ऑप्शन तो निकल गया, ए में 2, हाँ ये वाला ऑप्शन चला गया क्योंकि ए में 1 दे रखा था। और यहाँ पर अगर देखें तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, डी में 3, डी में 3, डी में, अच्छा हाँ डी में 3, तो डी में 3 यहाँ पर देखा जाए तो इन दोनों में दे रखा है,
ये गलत हो गया, डी में 3 यहाँ दिया नहीं है, तो देखा जाए तो क्या सही हो जाएगा? अब तो यहाँ से आंसर नहीं निकल गया ना। अच्छा, ऑप्शन अभी नहीं निकला है। आगे देख लेते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो पर्यावरण दिवस तो अक्टूबर का, माफ कीजिए, पर्यावरण नहीं, पर्यायवास दिए थे, ये हैबिटेट दिवस है। ये अक्टूबर का प्रथम सोमवार को मनाया जाता है। सी में आपका 4 चला जाएगा, सी में 4, ए में दे रखा है। और वानिकी दिवस ये आपका 21 मार्च को होता है, बी में 1। सही मिला लेंगे, इस प्रश्न का सही आंसर आपका ए आ जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन ये कहाँ से प्रारंभ हुआ था? अच्छा प्रश्न है ये। मिट्टी बचाओ आंदोलन जो है होशंगाबाद मध्य प्रदेश से प्रारंभ हुआ था। डी ऑप्शन सही है। अगला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी जो नहर है, वैसे शारदा नहर है। कह रहा है मुख्य धारा और उप शाखाएं इसमें है, तो शारदा नहर सबसे लंबी है, उसी के हिसाब से ऑप्शन लगा देंगे, तभी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आखिरी प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश प्रथम निर्वाचन विधान परिषद के अध्यक्ष कौन थे? तो निर्वाचित विधान परिषद के पूछ रहा है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। ये आपका देखा जाए जो चुनी गई परिषद थी उसमें तो पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे, लेकिन निर्वाचित हुई थी तो आत्मा राम गोविंद खेर बने थे। सी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा, ठीक है। लगभग 1 घंटा 30 मिनट लगा है, इसको हम लोगों ने कंप्लीट किया है। तो आप लोग वीडियो को देखिए। अगर आप लोगों के इसमें लगभग 100 के ऊपर प्रश्न सही हो रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।